जी तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सबसे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम क्या रहने वाला है नेशनलिज्म इन इंडिया। यकीन मानिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप ये मेरे साथ चैप्टर देख लेते हो, आपको लाइफ टाइम कभी भी भूलेगा नहीं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बनाए हुए स्पेशल नोट्स से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस चैप्टर को करते हैं हेडिंग वाइज हेडिंग डिस्कस। यहाँ पर हम ना चैप्टर की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन इसको ना मैंने नाम दिया है, ये बेसिकली कहाँ पर मेंशन है, जहाँ पर आपका चैप्टर का नाम दिया हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके नीचे कंटेंट है जिसको इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे ये कि हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ेंगे, इंडिया में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई। तो इंट्रोडक्शन कराने से पहले ना यहाँ पर हम ना नेशनलिज्म को समझते हैं। हाँ भी इसका मतलब क्या होता है, ये इसको ना ऑपरेट करते हैं। इसको ऑपरेट मतलब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वाले 3 वर्ड है उसमें लिखा हुआ है ISM, मतलब इज्म बोला जाता है। इज्म का मतलब होता है थिंकिंग। और यहाँ पर जो नेशन है, नेशन का मतलब होता है कोई भी देश, चाहे वो इंडिया है, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान है, कोई भी देश। तो यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को मिला के बना देश के प्रति सोच, मतलब देशभक्ति की भावना। जैसे इज्म से रिलेटेड आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, जैसे हिंदुइज्म, मतलब हिंदू मतलब धर्म, इज्म मतलब सोच, मतलब हिंदू धर्म के प्रति जो सोच है, हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले। बुद्धिज्म भी उस कैटेगरी में आता है। बुद्ध मतलब बुद्ध एक धर्म है और इज्म मतलब सोच, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाली सोच। यहाँ पर इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया में देशभक्ति नेशनलिज्म की भावना कैसे पैदा हुई, कैसे लोग अंग्रेजों से परेशान आ चुके थे और उन्होंने, उनके लीडर्स ने बेसिकली कैसे हेल्प की इंडिया को आजाद कराने में। सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये नेम आपको अच्छी तरह समझ आ गया, नेम का मतलब अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ ज्यादा खास नहीं है, आपने 2-3 पॉइंट से याद रखने हैं। यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत होती है इस लाइन से कि उन्होंने बोला गया है यहाँ पर कि हमने देखा है, पिछले चैप्टर्स में देखा है, जो फर्स्ट चैप्टर था, कि यूरोप में मॉडर्न तरीके से कैसे नेशनलिज्म आया, कैसे नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई। समझो इस बात को। उन्होंने हमें ये बोला है कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई, देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई। मैंने सारा का सारा वो चैप्टर भी करवाया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या देखा था कि यूरोप पूरे कॉन्टिनेंट्स में देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई और नेशन स्टेट्स कैसे बने। अब नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, हम ना किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी जगह में रहते हैं, यहाँ पर हिंदू लोग भी होंगे, ठीक है, मुस्लिम लोग भी होंगे, उनका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। अगर किसी देश में अलग अलग लैंग्वेज के प्रति लोगों को देखा जाए, या अलग अलग धर्म ही देखा जाए, ठीक है, या अलग अलग उनका कलर देखा जाए, उनके हिसाब से देश को कैटेगराइज किया जाए अंदर से, तो ये बुरी चीज मानी जाएगी। तो नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जब किसी देश के वासियों को पूरे के पूरे एक ही समझा जाए, मतलब एक ही नेशन है। यहाँ पर अगर बोलूं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, या मैं बोलूँ मैं इंडियन हूँ, तो वो नेशन स्टेट होएगा, ठीक है। तो हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि मॉडर्न तरीके से कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना आई और कैसे नेशन स्टेट्स बने। पहली बात समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर आपकी ना स्टोरी जो पिकअप है, स्टोरी कब की ली गई है, 1920 से स्टोरी ली गई है। और हमको पता है देश कब आजाद हुआ था, 1947। मतलब हम इंडिया नहीं बोल सकते, इस वाले इंडिया जो हम प्रेजेंटली बोल रहे हैं। तो इंडिया किसके कब्जे में था, ब्रिटिश के कब्जे में था, इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में था। और हम इस स्टोरी में यहाँ पर ये देखेंगे 1920 से लेके 1947 तक इंडिया कैसे आजाद हुआ, कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर जैसे महात्मा गांधी जी, BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने लोगों को गाइड किया, हाँ भी हमने अपने देश में आजादी लेके आनी है। तो ये स्टोरी कहाँ से पिक की गई है आपके इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, 1920 से 1947 कैसे देश आजाद हुआ, वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और लास्ट में आपने इंट्रोडक्शन में ये बात याद रखनी है कि जो नेशनलिज्म की भावना आई इंडियंस में, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से आई। अब ये 3 वर्ड कौन कौन से आगे, हाँ भी टफ। एंटी का मतलब होता है खिलाफ होना। जब भी आपको कॉलोनियल वर्ड आए ना, उसका मतलब होता है ब्रिटिश। अगर बोला जाए कि ब्रिटिश का राज था इंडिया में, या बोला जाए कॉलोनी का राज था, तो एक ही बात बनी जाएगी। मतलब ब्रिटिश लोग थे ना, वो कॉलोनीज बना के रहते थे, इसीलिए उनके रूल्स, उनके टाइम पीरियड को कॉलोनियल टाइम पीरियड बोला जाता था, ठीक है। तो इंडिया में देशभक्ति की भावना कैसे पैदा हुई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, बहुत सारी अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट्स लेके आए थे हमारे प्रोमिनेंट लीडर, जो आगे एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थी
जिसके चक्कर में इंडिया में नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना पैदा हुई और देश आज़ादी की तरफ बढ़ा। आई होप ये इंट्रोडक्शन से आपको जितना भी कंटेंट मैंने करवाया आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट मेन हेडिंग की, जिससे चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब बेसिकली आप ना इसको हिस्ट्री समझ के मत पढ़ो, आप इसको ना जनरल नॉलेज समझ के पढ़ो। अगर आप इसको जीके पढ़ के समझोगे ना तो आपका ना टेंशन फ्री होके आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर हिस्ट्री को हिस्ट्री बोझ बना के पढ़ते हो ना तो आपको कभी भी आसानी से याद नहीं होगा। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से टेंशन फ्री होके बैठ जाओ और ये स्टोरी क्या है आपको अच्छी तरह मैं कॉन्फिडेंटली ये बोलता हूँ समझा दूंगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरी की शुरुआत होती है इंडिया से। इंडिया ना ब्रिटिश के कब्जे में था, मतलब अंग्रेजों के कब्जे में था। मैंने आपको पहले ही डेट्स बता दी हैं, उसको आसानी से याद रखनी है आपने, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो भी इंडिया को इंस्पायरेशन मिली, हाँ भी आप अंग्रेजों के अब गुलाम हो, हमने गुलामी से क्या करना है, छुटकारा पाना है। और कुछ मूवमेंट्स लेके आए थे लीडर, जैसे खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा इस हेडिंग, मतलब ये हेडिंग नंबर 1 है। इसकी हेडिंग 1.1, 1.2 और 1.3 समझ के आपको ये हेडिंग का बिंदास तरीके से समझ आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो स्टार्टिंग करते हैं इस हेडिंग की द फर्स्ट वर्ल्ड वार से। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के ना बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़े थे इंडिया के ऊपर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके चक्कर में इंडिया के लोगों का खून उबलता है और वो आज़ादी के लिए उनको इंस्पायरेशन मिलती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की आपने एक डेट याद रखनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से लेके कब तक हुई थी, 1940 से लेके 1918, मतलब इन सभी सालों में इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुसीबतों को झेला है, जिसके चक्कर में उनके अंदर देशभक्ति, नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई। अकेली उनके अंदर नहीं पैदा हुई, कुछ लीडर्स आगे डिस्कस करेंगे जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के ना आपको एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द इंडियंस। इंडिया के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़े, इसको मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज। अब बेसिकली इंडिया में रह रहे लोगों के टैक्स बढ़ा दिए गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ना लड़ने के लिए बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारे देशों में, ठीक है। तो ब्रिटिश को ना पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया उनके कब्जे में था, उन्होंने क्या किया, लोगों के टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए और जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, अगर हमने बाहर से कोई सामान मंगवाना है या भेजना है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इंडिया में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के लोगों के ऊपर इंक्रीज कर दिया टैक्स और कस्टम ड्यूटीज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी। अगला पॉइंट है इसका, इंडिया के लोगों के ऊपर ना एक नए तरीके का टैक्स लगाना शुरू कर दिया जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, उसको बोला जाता है इनकम टैक्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले इंडिया के लोगों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये आपके जीके का क्वेश्चन बन गया। हाँ भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के चक्कर में इंडिया के लोगों के ऊपर ये वाला टैक्स धक्के से लगाया गया, जिसका नाम क्या रख दिया गया, इनकम टैक्स। अब देख लो इंडिया के लोगों के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बन रहा है। हालांकि उनकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं, पर ब्रिटिश ने उनको धक्के से ये करवाया। क्यों? क्योंकि इंडिया ब्रिटिश के कब्जे में था। अगली बात क्या हुई, इन सभी के चक्कर में ना क्रॉप फेल होगी और शॉर्टेज ऑफ फूड होगी। मतलब उस समय जो किसानों ने फसलें उगाई हुई थी तो इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई थी किसानों की, उनकी फसलें खराब हो गई थी किसी भी चक्कर में। हाँ भी गड़े पड़ गए होंगे या बारिश नहीं हुई होगी, कोई भी कारण हो सकता है, उनकी क्रॉप फेल होगी, जिसके चक्कर में फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी, मतलब फूड की कमी होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसकी शॉर्टेज हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्राइजेस क्या हो गए, डबल हो गए। उस समय जितनी भी चीज़ों के, कोई भी चीज़ के प्राइसेस से खाने वाली, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा डबल हो गए और भी बुरा काम हो गया। ये कब वो डबल हुए, 1913 से लेके 1918, 1913 से लेके 1918 तक सभी चीजों के प्राइसेस डबल हो गए। इंडिया के ऊपर और भी बोझ पड़ गया, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा है, बहुत ज्यादा टैक्स भी बढ़ गई और ये प्राइस भी डबल हो गए, ठीक है। आगे क्या हुआ, उस समय क्या था, इंडिया में बहुत ज्यादा विलेज थे, ठीक है। तो बेसिकली शहर कम थे, जो विलेज के लोगों को ना फोर्सली रिक्रूटमेंट दिया गया, मतलब फोर्सली उनको ज्वाइन करने के लिए बोला गया ब्रिटिश की आर्मी, और उनको मरने के लिए वहां पर भेजा जाता था। मतलब ब्रिटिश लोग इंडियंस को धक्के से, हर फैमिली में जितने भी जवान है, कोई भी जवान लड़का है लड़की है, उनको धक्के से क्या करते थे, ब्रिटिश की फौज में भर्ती करते थे और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के चक्कर में उनको भेज देते थे, हाँ भी मरने के लिए मरो और ब्रिटिश लोगों की सेवा करो। और ये फ्री में होता था, ऐसा नहीं उनको कोई पैसे मिल रहे इंडियंस को, उनको धक्के से घर से उठाया जाता था, फोर्सली रिक्रूटमेंट की जाती थी विलेज एरिया में, जिससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए। देखो ये सारे के सारे कारण बनते जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के चक्कर में, जो लोगों को, इंडियंस लोगों को बोला जाएगा कि बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और लास्ट
लास्ट में उनके सर से पानी ऊपर हो गया और उन्होंने क्या किया, देशभक्ति अपनाई और बहुत ज्यादा लीडर्स ने भी हेल्प की, हाँ भी हमने देश को आजाद करवाना है। और लास्ट में क्या हुआ, इस ये सारा कुछ तो चल ही रहा था, लास्ट में एक बीमारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा जो एपिडेमिक बोला जा सकता है जिसको, जिसके चक्कर में 12 से लेके 13 मिलियन पीपल उस समय इंडिया में मर गए थे। ठीक है, अब बेसिकली जैसे कोरोना वायरस आया था ना उस समय, वैसे ही इन्फ्लुएंजा बीमारी फैल गई थी जिसके चक्कर में उनका इलाज करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल था और ऊपर इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी, इंडिया के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। और बेसिकली ये सभी चक्रों के कारण में इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा वर्ल्ड वार 1 का। आपको ना यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 ऑन इंडिया, जिसने इंस्पायर किया हाँ भी इंडिया के लोगों को कि अब आज़ादी ले लो, नहीं तो आपको ये जो बची कुची पॉपुलेशन है ये भी मर जाएगी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि एक्सट्रीम हार्डशिप होगी कॉमन पीपल्स के लिए, कॉमन पीपल्स के लिए जीना मुश्किल कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने, क्योंकि उनके ऊपर नजायज ही टैक्स लगाए हुए थे, उनके ऊपर बहुत सारे फोर्सली रिक्रूटमेंट कर दी उनकी, धक्के से उनको उठा के ले जाते थे फैमिली में, मतलब इंडियंस के लोगों का बहुत ज़्यादा जीना मुश्किल हो गया था। और लास्ट में ये हम बोल सकते हैं कि न्यू लीडर्स केम आउट, मतलब नए नए लीडर्स आए जो आगे हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने लोगों को नए तरीके से फाइट करने के आइडियाज दिए और लास्ट में देश को आज़ादी दिलवाई। आई होप ये सारा क्राइटेरिया आपको अच्छी तरह समझ आ गया और क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब आगे डिस्कस करते हैं इसका 1.1 वाली जो सब हेडिंग जिसका नाम क्या रहने वाला है। तो चैप्टर को आगे करने से पहले ना मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बीच में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बताया आपकी क्लास 10th की ना सारे चैप्टर क्या है, हेडिंग वाइज है, मतलब हम कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, मेरे नोट्स उसी ही पैटर्न में बने हुए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के। जैसे हम फेडरलिज्म चैप्टर को उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म चैप्टर में पहले एक हेडिंग आएगी, फिर दूसरी हेडिंग आएगी, फिर तीसरी हेडिंग आएगी, ऐसे ऐसे करते करते ये सारा का सारा चैप्टर हेडिंग वाइज चलता रहेगा। जैसे इसकी फर्स्ट हेडिंग है ये वाली, व्हाट इज फेडरलिज्म, तो इसी हेडिंग का ऑपरेशन करके मैंने नोट्स बनाए हैं ये वाले। ये कलरफुल नोट्स आपकी जिंदगी को कलरफुल कर देंगे अच्छे नंबर दिलवा के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी हेडिंग से रिलेटेड कौन से वेरी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनते हैं मैंने बीच में डाल दिए हैं। और आपने एक बात नोट की होगी, सारे के सारे क्वेश्चन विद हिंदी मैंने डाले हैं। क्या होता है, हमें कई बार हिंदी में कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता, तो हम वर्ड ढूंढने के चक्कर में हमारा सोशल मीडिया में कुछ मैसेज आता है तो हम उसमें ही खो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी मेंशन कर दी है इंग्लिश के साथ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर ना आपको इकट्ठे क्वेश्चन नहीं याद करने पड़ेंगे। बहुत सारी बुक्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर क्या है सारे इकट्ठे क्वेश्चन होते हैं जिसको देख के ना हम डर जाते हैं, यहाँ पे इतने क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मेरे नोट्स। ऐसी एक हेडिंग खत्म होती है उसका ऑपरेशन से मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स के बाद मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर डाल दिए हैं विद हिंदी, जिससे क्या है आप हेडिंग वाइज हेडिंग चैप्टर कंप्लीट करते रहोगे और हेडिंग वाइज हेडिंग ही क्वेश्चन आंसर याद करते रहोगे। और ये वाले क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं डाले, ये वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वाला सारा कंसेप्ट होने के बाद लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। एक चैप्टर में हमने हेडिंग वाइज हेडिंग ऑपरेशन भी कर लिया और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए और लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए। इससे बाहर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान है, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन देके आप आसानी से लिंक को एज ए PDF में डाउनलोड कर सकते हो। और यकीन मानो आपको ये नोट्स करने के बाद आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बातें होगी, चलो आप चैप्टर करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। हाँ भी, ये सत्याग्रह वाला कंसेप्ट ना भाई साहब बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप लाइटली मत लेना। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना मैं आपको बताता रहूंगा साथ साथ, और इससे ना आपको एक तो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स फॉर यू। ठीक है, तो बेसिकली द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया कौन सा लीडर लेके आया और उसने कितने सत्याग्रह को रिप्रेजेंट किया, किस किस की हेल्प की, ये एग्जाम में आता है। तो बेसिकली सत्याग्रह का मतलब पहले देख लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, एक नॉन वायलेंस मेथड है। मेथड किसका है, महात्मा गांधी जी का।
पहला लीडर आ गया, इसको ध्यान से याद रखना है। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, सत्याग्रह वाज इंट्रोड्यूस बाय डैश, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाने वाला एक मेथड है जो नॉन वायलेंस के ऊपर विश्वास रखता है। मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई भी लाठी चार्ज नहीं करना, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हमने मास प्रोटेस्ट करना है। मतलब मास मतलब क्या होता है, बड़े लेवल के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना और प्रोटेस्ट करना विदाउट या यूजिंग ऑफ वायलेंट मेथड, मतलब नॉन वायलेंस मेथड से करना है। ये सत्याग्रह की स्टार्टिंग महात्मा गांधी ने कब की? जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे जनवरी 1915। मतलब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं आपको, सत्याग्रह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो आपने लिखना महात्मा गांधी। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस मेथड महात्मा गांधी का, जिसमें वो मास प्रोटेस्ट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी वेपन, कोई भी वेपन का यूज नहीं करते। और ये महात्मा गांधी ने तब स्टार्ट किया था जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे जनवरी 1915। यहाँ से एक एमसीक्यूज, आपको एक फैक्ट एमसीक्यूज आता था, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब रिटर्न हुई थी उनकी। मतलब साउथ अफ्रीका में रंग को लेके बड़ा भेदभाव होता था, तो बेसिकली उनके लीडर्स जो थे, नेल्सन मंडेला, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी है, ठीक है। तो उन्होंने सत्याग्रह का मेथड ही अपनाया था नेल्सन मंडेला ने, मतलब नॉन वायलेंस करना है, वो धरने वगैरह लगाने, स्ट्राइक्स वगैरह करनी। तो यहाँ से महात्मा गांधी ने सीखा वो वाला मेथड और इंडिया में आके अप्लाई कर दिया जब 1915 में जनवरी में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। सत्याग्रह की एक खूबी क्या है, कोई भी फिजिकल फोर्स ऑपरेसर के खिलाफ लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब फिजिकल फोर्स मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई वेपन यूज नहीं करना, कोई मार कटाई नहीं करनी। हमने ऑपरेसर, ऑपरेसर वर्ड को ध्यान रखना। ऑपरेसर का मतलब क्या होता है, जो हमारे खिलाफ होता है। हमारा ऑपरेसर कौन था? ब्रिटिश लोग। ब्रिटिश लोगों को हमने भारत से भगाना था। इसके चक्कर में महात्मा गांधी ने सबसे पहले हेल्प की, जो साउथ अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है। और उन्होंने सत्याग्रह के मेथड को अडॉप्ट किया। यहाँ पर आते आते आगे आपने ना आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी के कुछ सत्याग्रह को याद रखना पड़ेगा, जहां पर उन्होंने कुछ लोगों की हेल्प की। अब बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन क्या आता होता है, एक्सप्लेन द आज सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी। डेट से याद रखनी है, जगह याद रखनी है और किसकी हेल्प की। तीन चीज याद रखनी है, डेट, जगह और हेल्प किस लोगों की। तो महात्मा गांधी ने टोटली 3 सत्याग्रह किए थे 3 प्लेसेस के ऊपर। और भी बड़ा कुछ किया है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, पर इस हेडिंग के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी सत्याग्रह इन द 3 प्लेसेस। सबसे पहली है चंपारण, उसके बाद है खेड़ा और उसके बाद लास्ट है अहमदाबाद। इसको याद कैसे रखना है मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। तो बेसिकली जो चंपारण है, चंपारण की डेट आपने याद रखनी है 1917 में चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया। अब इसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट किसकी की? पीजेंट्स, वो उनको ना ऑपरेसिव प्लांटेशन करवाई जाती थी, उनकी हेल्प की, उनकी सपोर्ट की। मतलब ऑपरेसिव प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, अंग्रेजों ने इंडियंस के फार्मर्स को उनकी ही जगह के ऊपर ना किडनैप करके रखा हुआ था, उनको जबरन जबरदस्ती प्लांटेशन करवाते थे और उनके साथ बड़ा ज्यादा अत्याचार करते थे, उनको 24-24 घंटे काम करवाते थे, मार कटाई करते थे और भी। तो महात्मा गांधी ने इनकी सपोर्ट की। चंपारण 1917, तो ये याद रह जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखो, तो आपने ये लिखना। उसके बाद खेड़ा, खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में कब किया? उसी डेट को 1917 को। यहाँ पर महात्मा गांधी ने ना किसानों की हेल्प की। पहले दोनों में किसानों की हेल्प की। पहले में क्या किया था? ऑपरेसिव प्लांटेशन के खिलाफ हेल्प की थी। अब दूसरे में क्या हुआ था, जो खेड़ा गुजरात में है, वहां पर किसानों की होगी थी एक तो क्रॉप खराब हो गई थी और प्लेग बीमारी फैली हुई थी, जिसके चक्कर में वो अपना ना टैक्स नहीं भर पाते थे। अंग्रेज उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे किसानों के ऊपर। तो महात्मा गांधी ने सेकंड जो 1917 में खेड़ा में जो सत्याग्रह किया था, उसमें महात्मा गांधी ने हेल्प की थी किसानों की। टैक्स नहीं पे कर पाए थे, उसकी वजह क्या थी? दो, एक तो उनकी क्रॉप फेल हो गई थी और एक प्लेग बीमारी फैल रही थी, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। तो महात्मा गांधी ने उनकी हेल्प की। और लास्ट जो सत्याग्रह है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद मतलब गुजरात में है 1918, मतलब उससे अगले साल। मतलब जो पहले दो है वो 1917 में किए गए थे और लास्ट वाला 1918 में किया गया था, जो कहाँ पर था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में ना उन्होंने, महात्मा गांधी ने बेसिकली किसकी हेल्प की थी? कॉटन मिल वर्कर। वहां पर ना कॉटन के मिल वर्कर्स के ऊपर बड़ा ज्यादा अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, जिसके चक्कर में
उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की, फ़ोन किया, व्हाट्सएप मैसेज किया, हाँ महात्मा गांधी आओ हमारी हेल्प करो, ठीक है? तो महात्मा गांधी व्हाट्सएप मैसेज रीड करके उसी टाइम 1918 में उनके पास आ गए। ये सीरियसली नहीं लेना, व्हाट्सएप वाली बात नहीं लिखनी, ठीक है? तो बेसिकली 3 सत्याग्रह याद रखने। अब इसको याद कैसे रखोगे, मैंने ट्रिक बनाई है। इसमें क्या है, यहाँ पर पहला लिखा है ना, पहला सत्याग्रह कहाँ पर है, चंपारण। तो रन का मतलब होता है चलना। तो महात्मा गांधी ने चंपा एक लड़की के साथ रन करना शुरू कर दिया। चंपारण मतलब चंपा के साथ रन, मतलब जब भी हम कोई काम की शुरुआत करते हैं तो रन होते हैं ना, चलते हैं। तो 1917 उसके बाद खेड़ा अपने वैसे ही एज इट इज ही याद रखना है। और लास्ट में कहाँ पर गए, बाद, मतलब सबसे लास्ट, लास्ट में लिखे ना बाद, तो सबसे बाद अहमदाबाद सबसे लास्ट में। तो 1918 वहां पर कॉटन मिल वर्कर्स की हेल्प की। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ से ऊपर से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, महात्मा गांधी की वो सत्याग्रह का मीनिंग वगैरह सारा कुछ। और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बनेगा, महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह। और जितने भी क्वेश्चन बने ना, मैं सारे के सारे नोट्स में दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये 1.1 आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद हम सब हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं 1.2, जिसका नाम क्या रहने वाला है, रोलेट एक्ट। अब ये रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक एक्ट था, ठीक है? इसमें क्या क्या चेंजेस किए थे अंग्रेजों ने, और ये रोलेट एक्ट लेके आने की क्या जरूरत पड़ी थी, ये सारा का सारा डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? अब बेसिकली हमने पीछे क्या पढ़ा है, महात्मा गांधी ने बहुत जगह पर जाके सत्याग्रह का तरीका अपना के लोगों की हेल्प की। अब जिससे ना ब्रिटिश लोग बड़े ज्यादा भड़क गए। भड़क क्यों गए, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बात करते थे, वो भी नॉन वायलेंस तरीके से, ठीक है? मतलब कोई भी मार्केटाई नहीं करनी। तो जिससे महात्मा गांधी बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे। तो यही बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, रोलेट एक्ट, जिसके चक्कर में उन्होंने इंडियंस के ऊपर क्या क्या अत्याचार किए, ठीक है? ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। रोलेट एक्ट पास कब किया गया था, 1919, मतलब 1919 को रोलेट एक्ट पास किया गया था। अब ये पास किसके द्वारा किया गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ब्रिटिश। किसके खिलाफ किया गया था, जो भी सत्याग्रह करते थे, जो भी लीडर्स थे, उनके खिलाफ एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है? अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा है, हाँ भी रोलेट एक्ट के अंदर क्या था? अब बेसिकली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, जैसे हमारे यहाँ पर अब रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाती है, पार्लियामेंट। उस समय ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट का नाम क्या था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अंग्रेजों की बनाई हुई काउंसिल थी, जो इंडियंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती थी उस समय। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, अब कोई भी आपको पॉलिटिकल लीडर दिखता है अंग्रेजों को, ठीक है, उसको शक के आधार पे, मतलब अब मान लो उन्होंने शक की हुआ, तो उसको 2 साल तक प्रिजन दे सकते थे, 2 साल तक कैद दे सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। मतलब कोई भी केस ना चला के उसको 2 साल तक जेल में रख सकते थे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ब्रिटिश लोग अब देखो कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। महात्मा गांधी सत्याग्रह लेके आए और सत्याग्रह से लोग उनको पसंद करने लगे। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, उन्होंने रोलेट एक्ट पास कर दिया 1919 को। अब बेसिकली क्या किया गया यहाँ पर, लोगों को, कौन से लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स, जो भी अंग्रेजों को शक होता था, जैसे महात्मा गांधी का कोई भी खास बंदा, जैसे मैं हूँ, मैं लोगों को इकट्ठा करके समझा रहा हूँ हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, वो भी शांतिमय तरीके से, तो अंग्रेज मेरे को उठा के 2 साल तक जेल में रख सकते थे। कोई भी चाहे उसके ऊपर कोई केस चल रहा है चाहे नहीं चल रहा, मतलब 2 साल तक उसको जेल में सड़ते रहने के लिए। तो ये गुंडागर्दी अंग्रेजों की बढ़ रही थी। अब महात्मा गांधी भी कौन सा चुप रहने वाले थे, उन्होंने अपना अगला सत्याग्रह 6 अप्रैल को किसके अगेंस्ट कर दिया, रोलेट सत्याग्रह, मतलब रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक सत्याग्रह शांतिमय तरीके से लॉन्च कर दिया गया, जिसमें क्या था, महात्मा गांधी और उनके साथ जुड़े हुए नेशनलिस्ट चाहते थे कि हाँ भी ये एक्ट वापस होना चाहिए। अब लोगों ने इस एक्ट को रोकने के लिए जो सत्याग्रह था उसमें क्या क्या किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर रैलीज निकाली, ठीक है, वर्कर्स ने अपना काम बंद कर दिया, ठीक है, और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, ठीक है। अब बेसिकली अब इंडिया के ऊपर ना ब्रिटिश का राज था। आपने सुना होगा ब्रिटिश लोग यहाँ से पैसा चोरी करके, मतलब किसी भी तरीके से वो ब्रिटिश में पहुंचाते थे। अब पैसा लोग कमाएंगे तभी वो चोरी करेंगे ना, तो लोगों ने सारा कुछ स्ट्राइक ही कर दिया, अपना काम ही बंद कर दिया, तो अंग्रेज और भी ज्यादा परेशान हो गए। तब उन्होंने एक नया एक्ट पास कर दिया। पहले रोलेट एक्ट था, अब दूसरा एक्ट कौन सा था, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, जिसका हेड किसको बना दिया गया था, जनरल डायर को। अब मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, एम से मार्शल लॉ, एन से मिलिट्री रूल, ऐसे समझ लो। सारी पावर
किसी लोग के पास नहीं रहती, किसी सरकार के पास नहीं रहती, सिर्फ मिलिट्री के पास आ जाती है। मतलब जो भी मिलिट्री को सही लगेगा, जिसको भी गोलियां चलानी है बिंदास तरीके से चला सकता है, ठीक है। उसका हेड किसको बना दिया गया था? जनरल डायर को। ये क्यों कर दिया गया था? ताकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे हैं, उनको रोका जा सके, ठीक है। यहाँ पर एक रोलेट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता होता है और एक मार्शल लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता होता है। मार्शल लॉ का हेड किसको बना दिया गया था? जनरल डायर को। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जितने भी इवेंट्स हैं साथ साथ मैं ना आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से सीक्वेंस में दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब मार्शल लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी इंडियंस कोई भी भीड़ बना के नहीं रह सकता है, ठीक है। अब पीछे हमने पढ़ा है ना कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। जैसे ही मार्शल लॉ आया, लोगों ने ये करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी भीड़ देखेगा कोई भी अंग्रेज तो उसके ऊपर गोलियां चला देगा, ठीक है। ये ऊपर से हुक्म थे। अब बेसिकली ये बात ना अमृतसर के लोगों तो नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि अमृतसर का उस समय का एरिया था ना, वो गाँव का एरिया था, ठीक है। ये बात है 13 अप्रैल 1919। लोग क्या कर रहे थे? अपनी फसल पकने की खुशी में जलियांवाला बाग में सेलिब्रेट कर रहे थे। फसलें पकी थी और वो सेलिब्रेट कर रहे थे, हाँ भी अब काटेंगे, इसको बेचेंगे और मुनाफा आएगा। तो डेट थी 13 अप्रैल 1919। और जैसे ही बात अंग्रेजों को पता चली, नाम क्या था? जनरल डायर। उसने क्या किया? जलियांवाला बाग में एंट्रिंग के लिए और एग्जिट के लिए एक ही गेट था, उसने सारा बंद कर दिया। एक ही गेट था, मतलब एंट्री भी एक गेट से, एग्जिट भी एक गेट से। तो उसने बिंदास तरीके से, बुरे तरीके से गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे बहुत सारे लोग, हजारों लाखों के लोग मारे गए। उसमें लोगों ने अपनी जान तक बचाने के लिए, वहां पर एक कुआं था, वहां पर भी छलांग लगाई ताकि वो मर जाए, हाँ भी गोली ना खानी पड़े अंग्रेजों की। तो इतना ज्यादा गुंडागर्दी बढ़ गई थी, ठीक है। यहाँ से जलियांवाला बाग इंसिडेंस आता होता है। आपको क्वेश्चन उसमें जितने भी पॉइंट लिखने, मैं आपको सारे नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। तो मार्शल लॉ के अंडर ही जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ये यहाँ तक इवेंट समझ आ गया। अब जैसे ही ये न्यूज बहुत सारे लोगों तक फैली, तो लोग और भी ज्यादा भड़क गए। लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। अब अंग्रेजों ने क्या किया? और भी बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। जो भी प्रोटेस्ट करता था इंडियंस, उसको पहले तो और किया जाता था, उसको हाँ भी क्रोल कर, मतलब रेंग के चल, ठीक है। उनकी नाक रगड़वाई जाती थी और उनसे सल्यूट मरवाई जाती थी। जब भी तेरे को कोई भी साहिब दिखे, कोई भी अंग्रेज का, ब्रिटिश अधिकारी मिले, तो उनको सल्यूट मारनी है। मतलब इतना ज्यादा बुरा व्यवहार आना शुरू हो गया। जैसे ये बात महात्मा गांधी तक पहुंची, हाँ भी ये वायलेंस फैल रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के ऊपर विश्वास रखते थे और लोग वायलेंस कर रहे थे, तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया। कौन सी मूवमेंट को? जो ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन किया आ सकता है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब स्टार्ट किया गया, उसके पीछे वजह क्या थी और ये बंद क्यों गया? मतलब कार्ड ऑफ, कार्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना। तो ये दोनों के दोनों आपने पॉइंट आसानी से याद रखनी है। आई होप यहाँ तक सीक्वेंस में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। सीक्वेंस क्या था? पहले रोलेट एक्ट आया, फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू कर दिया। जैसे ही लोग ज्यादा भड़के, तो अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट पास कर दिया? मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ के अंडर ही कौन सा इंसिडेंस हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंस। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। आगे स्टोरी की शुरुआत की है मैंने इस लाइन से। जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह था ना, वो सिटी बेस्ड सत्याग्रह था, मतलब वो गाँव के लोगों तक नहीं पहुंच पाया था। तो महात्मा गांधी ये चाहते थे, हाँ भी हमने एक ऐसा नेशनल लेवल के ऊपर सत्याग्रह लेके आना चाहते थे, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। मतलब लोगों का मतलब क्या होता है? हिंदू और मुस्लिम को कवर कर सके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मुस्लिम लोग भी थे और हिंदू लोग भी थे, जो आपस में लड़ते रहते थे। महात्मा गांधी का ये मानना था, अगर हमने ब्रिटिश से आजादी लेनी है, तो हिंदू और मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। इस ये महात्मा गांधी ने क्यों सोचा, इसके पीछे बड़ा ज्यादा लॉजिक था, बढ़िया, जो मैं आगे कवर करूंगा। यहाँ तक स्टोरी समझ आ गई। अब बीच में एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहा हूँ मैंने, खिलाफत मूवमेंट के बारे में। हाँ, ये खिलाफत मूवमेंट क्या है, जो मेन हेडिंग में भी हमने डिस्कस की थी, खिलाफत मूवमेंट। तो बेसिकली इसके पीछे ना हिस्ट्री है। खिलाफत का मतलब होता है किसी के खिलाफ होना। ये मुसलमानों ने मूवमेंट शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। इसके पीछे स्टोरी क्या थी? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, तो मुसलमानों का एक एरिया था ओटोमन तुर्की, मतलब वहां पर बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते थे। जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में ओटोमन तुर्की के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने उनके ऊपर बड़ी ज्यादा हार्श ट्रीटी साइन कराई। मतलब ब्रिटिश लोगों ने मुस्लिम जो तुर्की एम्पायर था, ओटोमन तुर्की एम्पायर था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, ठीक है। हमारे हिंदुओं के ऊपर तो वो कर ही रहे थे, मुसलमानों के ऊपर भी उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब मुसलमानों ने एक मूवमेंट लेके आए थे, खिलाफत मूवमेंट। तो आपने ये याद रखना है, खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्टेड थी? मुस्लिम लीडर्स के द्वारा, ताकि वो ब्रिटिश को अपने
देशों से बाहर निकाल सके जहां पर भी ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था। अब ऊपर मैंने क्या लिखवाया था, महात्मा गांधी के मन में ये विचार था हाँ भी हिंदू और मुस्लिम सेम होने चाहिए। अब बीच में एक स्टोरी शुरू की है खिलाफत मूवमेंट वाली, अब इसको कंबाइन करते हैं। तो एक सेशन हुआ कैलकाटा सेशन, कैलकाटा सेशन मतलब कलकत्ता में मीटिंग हुई हिंदू और मुस्लिम की, ठीक है। ये कब हुई, सितंबर 1920। इसमें क्या किया था, महात्मा गांधी ने प्रपोजल रखा, हाँ भी हम लोग भी मार खा रहे हैं हिंदू लोग और आप लोग भी मार खा रहे हो मुस्लिम लोग, क्यों ना हम दोनों मिलके क्या करें, अंग्रेजों को मार के भगा दें। तो बेसिकली हिंदू मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी और मुस्लिम लीडर में दो लीडर नाम याद रखने पड़ेंगे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों मुस्लिम लीडर थे जो खिलाफत मूवमेंट को लीड कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कंबाइन किया हाथ और कौन सी मूवमेंट को लॉन्च करने का सोचा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, जो अगली आपकी मेन हेडिंग आने वाली है 1.3। तो बेसिकली यहाँ तक हमने ये सीखा कि हिंदू और मुस्लिम को महात्मा गांधी ने एक करके एक मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं बड़े लेवल के ऊपर, जिसका नाम क्या रख दिया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब इसमें वो क्या करेंगे वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट इस हेडिंग का अच्छी तरह समझ आ गया। बिल्कुल टेंशन ना लेना, सारे के सारे नोट्स में क्वेश्चन है सीक्वेंस में, बिल्कुल टेंशन फ्री होना। चलते ही हम नेक्स्ट सब हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3, जिसका नाम क्या रहने वाला है, वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब इसमें हम ये देखेंगे महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन को ही क्यों चुना। मतलब यहाँ पर हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंडियंस को महात्मा गांधी ने क्या क्या करने के लिए प्रेरित किया और महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही क्यों चुना। तो यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग ही मैंने यहाँ से की है बिकॉज से। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा व्हाई द महात्मा गांधी चूज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही क्यों चुना, बिकॉज क्या था, महात्मा गांधी को पता था कि इंडियंस ने ना अंग्रेजों के साथ कोऑपरेशन की है, वो हमारे सर पे आके नाचने लग गए। मतलब महात्मा गांधी ये जानते थे कि ब्रिटिश ने क्या किया है, अंग्रेजों के साथ कुछ एग्रीमेंट किए थे। मतलब यहाँ पर बेसिकली अंग्रेज व्यापार करने आए थे, पर अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर धीरे धीरे व्यापार के चक्कर में यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमने इंडियंस ने अंग्रेजों के साथ कोऑपरेशन किया है। जैसे मैं आपके घर में आ जाऊं एक बार कुछ भी ऐसे बहाने लगा के, तो आप मेरे साथ कोऑपरेशन करोगे, आप मेरे को घर पे ले आओगे और घर पे आके मैं डाका डाल दूं, ऐसा कुछ किया अंग्रेजों ने। तो यहाँ पर लाइंस को इंग्लिश में लिखते हैं। इसका मतलब क्या बना कि बिकॉज ब्रिटिश जो रूल था इंडिया में स्टैब्लिश और सस्टेन कैसे हो पाया, क्योंकि हमने इंडियंस ने उनको कोऑपरेशन किया है, उनको संयोग दिया था जो अच्छाई का फायदा उठा के हमारे साथ बुराई की। तो बेसिकली आपने ये छोटी सी स्टोरी याद रखनी है। ऊपर वाली ब्रिटिश को कोऑपरेशन किया और उन्होंने यहाँ पर रूल किया और बाद में इंडियंस ने उसको कोऑपरेशन करने से मना किया महात्मा गांधी की गाइडेंस में। तब एक महात्मा गांधी ने जो मुस्लिम लीडर, जो आगे भी बताऊंगा, जो पीछे भी हमने डिस्कस किए हैं, अली ब्रदर्स जो थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, एक सेशन हुआ जिसका नाम क्या रख दिया गया, नागपुर सेशन बोला जाता है। उस नागपुर सेशन की डेट क्या है, 1920। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, ब्रिटिश के खिलाफ महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मुसलमानों के साथ स्टैब्लिश किया, मुसलमानों के साथ सक्सेसफुली लॉन्च किया, तो उसके पीछे एक सेशन हुआ था, मीटिंग हुई थी, नागपुर सेशन। तो बेसिकली क्या किया था, महात्मा गांधी ने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। मतलब नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोऑपरेशन नहीं करनी, अंग्रेजों का कोई भी रूल है उसको मानना ही नहीं है, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बेसिकली करना क्या था, किस चीज को फॉलो करना था, तो वो था बाइकाट। बाइकाट का मतलब क्या होता है, हाँ भाई हमने कोई भी चीज का यूज नहीं करना, कोई भी चीज अंग्रेजों की बनाई हुई हमने कोई भी चीज यूज नहीं करनी। तो बाइकाट क्या क्या चीजों को किया, जो मैं आगे डिस्कस कराऊंगा। बाइकाट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी अंग्रेजों की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जहां पर अंग्रेज बैठ के रूल बनाते थे, उनको इंडियंस ने मानने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो क्या कर रहे हैं, जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा रहे हैं और भी नाक रगड़वा रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहे हैं इंडियंस के साथ। तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने बेसिकली बाइकाट कर दिया इन लेजिस्लेटिव काउंसिल का। कोई भी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूल्स को नहीं मानेगा, ठीक है। और बाइकाट लॉयर्स ने किया उस समय, जो भी कोर्ट्स में बैठे हुए थे, मतलब इंडियंस के जितने भी लॉयर थे, उन्होंने बोला हाँ भी हम कोर्ट नहीं जाएंगे, अगर लॉयर्स ही नहीं जाएंगे तो फैसला कैसे होएगा। तो सिस्टम हैंग करने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली इंडिया वाले लोग अंग्रेजों का। उसके बाद बाइकाट किया स्कूल्स का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने जाने से मना कर दिया। ये स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, हाँ भाई स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का उन्होंने बाइकाट करना शुरू कर दिया इंडियंस ने। हाँ भी हम अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल्स और जो टीचर वगैरह लगे हुए थे और स्टूडेंट थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया। बाइकाट कर दी ब्रिटिश गुड्स चीजों को यूज करना, अंग्रेजी चीजों को यूज करना, जैसे आज भी बोला जाता है मेक इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली वहां पर वही
सीन चल रहा था, बाइकआउट करना अंग्रेजों की चीजों का। और अंग्रेजों के दिए हुए जितने भी टाइटल्स थे और जो भी ओनर्स वगैरह था, जो इंडियंस को उन्होंने ट्रॉफी वगैरह दी थी, जो भी टाइटल दिया था वो उन्होंने वापस कर दी अंग्रेजों को, इंडियंस ने। ठीक है, ऐसे तो है नहीं जैसे मैं आपको टाइटल दे दूं, हाँ भी आप मेरे शेर पुत्र हो और शाम को आपको पीटूं, तो क्या फायदा उस टाइटल का। तो बेसिकली ये सारी चीजों को उन्होंने बाइकआउट किया। ये सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी और जो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली थे, वो सारा निगरानी रख रहे थे और वो कैंपेन भी कर रहे थे। ये सारा बाइकआउट का सिस्टम है जो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहाँ से आपको ना 2 क्वेश्चन कवर हो गए। एक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही क्यों चुना, तो ये वाला लिखना है आपने, कोऑपरेशन किया था, अब कोऑपरेशन बंद करना है। और दूसरा, कौन कौन सी चीजों को बाइकआउट किया था, कौन कौन सी चीजों को अंग्रेजों की इंडियंस ने मानने को मना कर दिया था, तो वो आएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या चीजों को उन्होंने इंडियंस ने किया ग्राउंड लेवल के ऊपर। और नागपुर सेशन के बारे में आपने याद रखना है। और महात्मा गांधी को पता था अंग्रेज ये बाइकआउट से भड़क जाएंगे और हमें दबाने की कोशिश कर देंगे, तो उन्होंने धमकी दे दी। उन्होंने क्या बोला कि अगर हमको रिप्रेस करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की इंडिया को, तो हम नई अगली मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। मतलब जैसे वर्जन होता है ना, हाँ भी 16 और 16 प्रो आ जाता है आईफोन का, तो वैसे ही उन्होंने क्या बोल दिया, आईफोन 16 वाली स्कीम चल रही है, अगर हमको और भी दबाने की कोशिश करी तो 16 प्रो हो जाएगी। तो 16 प्रो में आपने क्या याद रखना है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को हम लागू कर देंगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या है, अंग्रेजों की बातों को नहीं मानना। अगर अंग्रेज दबाने की कोशिश करेंगे तो महात्मा गांधी जी ने अल्टीमेट दे दिया, चेतावनी दे दी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि हम अंग्रेजों के बनाए रूल को तोड़ना शुरू कर देंगे। नॉन कोऑपरेशन में क्या है, तोड़ना नहीं है, मानना नहीं है बस। ठीक है, अब बेसिकली अब क्या है, मानना भी नहीं है और तोड़ेंगे भी रूल। ठीक है, आई होप ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएगा, नोट से बाहर। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब स्टार्ट करेंगे, जब हमको और भी दबाने की कोशिश करोगे और भी बुरा व्यवहार करोगे। ये सारी चीजों का हमें कैसे पता चलता है, तो महात्मा गांधी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज, जिसकी डेट याद रखनी है 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज बुक लिखी थी, जिसमें ये सारी डिटेल दी गई। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे बनी, क्या ये सक्सेसफुल हुई, और ये सिटीज में कैसे परफॉर्म हुई और विलेजेस में कैसे परफॉर्म हुई, और भी सारी चीजें महात्मा गांधी की बुक में है। आपको अगर फुर्सत है, टाइम फ्री है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो आई होप ये 1.3 आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब हम एक नई मेन हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, स्टैंड विद इन द मूवमेंट। अगर इसको हम गूगल करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन हिंदी में ये बनेगी, जो मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू की थी, उसके अंदर जो जुड़े हुए लोगों की क्या क्या विचारधाराएं, मतलब क्या क्या सोच है। मतलब इस मेन हेडिंग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कोऑपरेशन के साथ जुड़ने वाली, चाहे वो सिटीज के लोग हों, चाहे वो गांव के लोग हों, उनकी क्या क्या विचारधाराएं थी, वो क्या उनका मानना क्या था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटी में कैसे परफॉर्म हुई और विलेजेस में कैसे परफॉर्म हुई। ये सारा का सारा डाटा हम इसी हेडिंग में डिस्कस करेंगे, जिसमें इसके साथ ही 2.1 हेडिंग दी गई है, जिसका नाम क्या है, द मूवमेंट इन टाउन्स। मतलब मूवमेंट जो थी वो टाउन्स में कैसे परफॉर्म कर पाई, क्या सक्सेसफुल रही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो आइए इसका बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। सिटीज में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चल पाई, इसको ना 3 फेजेस में डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको, शॉर्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। मतलब 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो सिटीज में परफॉर्म हो रही थी, उसके पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़े समाज में। और लास्ट फेज में बात करेंगे, ये धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो स्लो क्यों होनी शुरू होगी सिटीज में। मतलब हम देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पॉलिटिकल क्या क्या इफेक्ट पड़े और एक इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़े, और धीरे धीरे लास्ट में आते आते सिटीज में अगर बात करें ये मूवमेंट स्लो क्यों होने लगी। इस पैरे की स्टार्टिंग होती है इस लाइन से, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1921। यहाँ से एक एमसीक्यूज पैट आता होता है एक साल छोड़ के, कि नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों, मैंने बोला था ना, नॉन कोऑपरेशन महात्मा गांधी ने शुरू की और खिलाफत अली ब्रदर्स जो मुसलमानों के लीडर्स थे, तो ये दोनों मूवमेंट इकट्ठी चली इंडिया में अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो ये स्टार्ट कब हुई थी, जनवरी 1921। अडॉप्ट की अलग डेट है, जो कौन से नागपुर सेशन में बताया था, ये स्टार्टिंग डेट है। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट घोषित कर दिया, हाँ भी आज से स्टार्ट है। उसके बाद दूसरी लाइन ये है कि ये मूवमेंट ना स्टार्टेड बाय मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज। सिटीज में मिडिल क्लास लोगों ने स्टार्ट की। मतलब बहुत सारे और भी
सभी लोगों ने स्टार्ट की। पहले मिडिल क्लास ने की, फिर और लोग जुड़े, फिर उसके साथ और लोग जुड़े, मतलब ऐसे ऐसे करते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा फैल गई। जैसे मैंने ऊपर बोला था, इसके हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इफेक्ट देखेंगे सोसाइटी में, इंडिया में क्या पड़े। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करवाने जा रहा हूँ पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीति, तो राजनीति मतलब होता है गवर्नमेंट। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स का बायकॉट कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, पहली बात समझ आ गई। ये पीछे भी डिस्कस किया, यहाँ पर भी आ सकता है। उसके बाद जो लॉयर्स थे, उन्होंने अंग्रेजों की बनाई हुई जो कोर्स थी, ब्रिटिश कोर्स थी, उसको रिजाइन कर दिया भाई। और यहाँ पर ना अंग्रेजों के ना काउंसिल के इलेक्शन होते थे, जहां पर वो डिसीजन करते थे हाँ भी क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए। तो काउंसिल के इलेक्शंस को भी इंडियंस ने बायकॉट कर दिया। पर यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, मद्रास एक जगह है इंडिया में, वहां पर क्या किया, काउंसिल के इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया। मतलब मद्रास ही एक ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बायकॉट को नहीं माना। मतलब बाकी सभी इंडियंस ने माना, इस जगह में नहीं माना। कौन सी पार्टी है मद्रास में जिन्होंने नहीं माना? जस्टिस पार्टी। तो आपको एक छोटा सा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में आ सकता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, पॉलिटिकल इफेक्ट में बाकी सभी ने तो बायकॉट को माना था, पर एक जगह बताओ इंडिया में, मद्रास में कौन सी पार्टी, जस्टिस पार्टी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया, ऐसे बोल लो। तो ये सारा का सारा डाटा पॉलिटिकल इफेक्ट में आएगा। उसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़े समाज में उस समय इंडिया में। तो पहला इफेक्ट ये पड़ा, फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर दिया। इंडियंस ने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई फॉरेन गुड्स को यूज करने में मना कर दिया। हाँ भी हम सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया की चीजों को ही यूज करेंगे। अगला पॉइंट है लिकर शॉप पिकेटेड, मतलब इसका मतलब ये है कि जो लिकर शॉप थी, जो यहाँ पर शराब बेचने वाली उस समय शॉप थी, इंडियंस ने उसको घेरा डाला। यहाँ पर पिकेटेड लिखा ना, इसका मतलब ये होता है कि दुकान को घेरा डालना। आसपास के लोगों ने, इंडियंस ने मिलके घेरा डाला और वहां पर किसी को शराब पीने के लिए जाने नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना फॉरेन गुड्स को उन्होंने बायकॉट किया इंडियंस ने। यहाँ पर इंडियंस को एक फायदा क्या हुआ, इंडिया जो टेक्सटाइल था, इंडिया जो हैंडलूम था, मतलब इंडिया में टेक्सटाइल मतलब कपड़े का बिजनेस और हैंडलूम मतलब हाथ से बनाने वाले कपड़े थे, वो धीरे धीरे रोज होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों तो कोई यूज नहीं करना, मतलब ना तो कपड़ा डालना, तो जिससे इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। मेड इन इंडिया वाला कंसेप्ट बढ़ने लगा उस समय। ठीक है, और इससे चलते हुए इंडिया में अंग्रेजों का इम्पोर्ट भी कम हो गया। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, बाहर से चीजों को मंगवाना। तो इंडिया का इम्पोर्ट टेक्सटाइल में कितना कम हो गया, पहले था 102 CR, ये घट के कितना हो गया 57 CR तक। ये कब की बात है, 1921 से लेकर 1922 जब ये मूवमेंट शुरू हुई। मतलब इम्पोर्ट इतना ज्यादा कम हो गया, अंग्रेजों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ। पहले वो 102 करोड़ की चीजों को मंगवाते थे और उसको इंडियन से ही बनवा के आगे महंगे दामों में बेचते थे कपड़ा वगैरह। तो बेसिकली ये कम हो के कितना हो गया 57 करोड़। देखो इतना डाउन हो गया, आधा ही हो गया। तो ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। ये आपको क्वेश्चन आएगा, पॉलिटिकल इफेक्ट या इकोनॉमिक इफेक्ट, सारा का सारा नोट्स में बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपकी स्टार्टिंग में आ गया होगा, ये मूवमेंट देखो कितनी अच्छी चल रही है, अंग्रेजों का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, पर ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन होनी शुरू होगी, सिटीज में फेल होनी शुरू होगी। इसका कारण क्या था? इसके बहुत सारे रीजन थे, तो हम वो रीजन डिस्कस करते हैं। आपको यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो इन द सिटीज, या आएगा व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट लास्ट क्या होगा, सिटीज में फेल होगी। तो इसके पहला कारण ये है, जो खादी के कपड़े थे ना, अब खादी का मतलब क्या आता है, हाथ से बनाना। तो बेसिकली जो इंडियंस गुड्स थी ना, वो हाथ से बनती थी, जो अंग्रेजों की चीजें थी वो मशीनों से बनती थी। मशीनों से बनने के चक्कर में वो सस्ती मिलती थी, और हाथ से अगर कोई बनाएगा तो सुबह से लेकर शाम तक एक ही सूट बनेगा, ऐसे समझ लो। तो इंडियंस की खादी की बनाए हुए कपड़े इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, जो पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी चीजों को खरीदना दोबारा से शुरू कर दिया। बेचारे क्या करें, इंडियंस का कपड़ा महंगा बिकता था, मजबूरी थी, तो वो दूसरे कपड़े को डालना ही पड़ा ब्रिटिश के। अगला पॉइंट है, मिल क्लॉथ को ज्यादा देर तक बायकॉट नहीं कर पाए लोग इंडियंस। मिल में बनने वाले क्लॉथ, वो सेम सी बात होगी, हाथ से बनने वाले तो महंगे थे, मिल में बनने वाले, जो फैक्ट्रीज में बनने वाले क्लॉथ सस्ते पड़ते थे, तो वो लोग ज्यादा देर तक बायकॉट नहीं कर पाए, जिसके चक्कर में ये सिटीज में स्लो होनी शुरू होगी ये मूवमेंट। इसका अगला कारण क्या है जिससे पता चलता है ये मूवमेंट सिटीज में स्लो होगी, इंडियंस के पास कुछ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं हाँ भी आपने स्कूल छोड़ने ब्रिटिश के, तो मैं अगर इंडियंस को अपना स्कूल दूंगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। कितनी देर तक बच्चे और टीचर जॉब छोड़ के बैठे रहेंगे, हार के किसी ना किसी दिन तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। मतलब महात्मा गांधी अगर बोल देते हैं हाँ भी स्कूल अब ब्रिटिश के मत जाओ,
ठीक है, हम 2 दिन रुक जाएंगे, 2 साल रुक जाएंगे, पर कितने साल रुक सकते हैं? महात्मा गांधी की जेब में कौन सा कोई स्कूल था कि जहां पर वो मना कर रहे थे, स्कूल जेब में से निकाल के दे रहे थे? तो इंडियंस के पास अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं थे। स्कूल छोड़ दिया, स्कूल नहीं था। कोर्ट छोड़ दिए वकीलों ने, तो कोर्ट नहीं थे। ऐसे ऐसे करते इंडियंस के पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं थे। इससे ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो होनी शुरू हो गई। आगे क्या हुआ, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने रीज्वाइन कर दिया भाई स्कूल्स ब्रिटिश के। क्या करते बेचारे, मजबूरी थी, करना ही पड़ना था। पढ़ना कैसे था बच्चों ने, और टीचर को सैलरी, पैसे कैसे कमाने थे, लोगों ने घर कैसे चलाना। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट इसीलिए सिटीज में कमजोर होनी शुरू होगी। लास्ट पॉइंट क्या है, जो लॉयर्स ने कोर्ट छोड़ी थी उनको मजबूरी के चक्कर में ब्रिटिश की कोर्ट्स को ज्वाइन करना ही पड़ा। तो ये सभी कारण थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्लो होने में सिटीज में। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद हम इसकी अगली सब हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं 2.2, जिसका नाम क्या रहने वाला है, रिबेलियन इन द कंट्री साइड। यहाँ पर इस हेडिंग का मतलब ये बन रहा है कि बेसिकली जो विद्रोह चल रहा था, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने चलाया था, वो कंट्री साइड कैसा था। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव। पिछली हेडिंग में हमने ये देखा था, तो सिटीज में विद्रोह कैसा चला, क्या वो परफॉर्म अच्छा कर पाया। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गांव के लोगों ने विद्रोह को कैसे समझा, और क्या गांव के लोग विद्रोह के साथ जुड़े, क्या गांव के लोग विद्रोह मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाई थी उसके साथ जुड़े या सक्सेसफुल रहे। ये सारा का सारा डाटा हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इस स्लाइड का हम बेसिकली करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। इस पैरे की शुरुआत होती है इस लाइन से, इन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कंट्री साइड में 2 लोगों ने ज्वाइन किया, एक तो पीजेंट्स ने और एक ट्राइबल्स ग्रुप्स ने। मतलब यहाँ पर जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी, महात्मा गांधी और मुस्लिम दोनों ने, तो वहां पर एक तो पीजेंट्स ने ज्वाइन किया और एक ट्राइबल ग्रुप्स ने ज्वाइन किया। ज्वाइन तो कर लिया, बाद में पीजेंट्स को और ट्राइबल ग्रुप्स को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छोड़नी पड़ी। इसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी है जो आपको यहाँ पर इस हेडिंग में पता चल जाएगी। यहाँ पर एक बात स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं, महात्मा गांधी विश्वास रखते थे नॉन वायलेंस में, मतलब कोई भी मार कटाई नहीं करनी। और जो भी महात्मा गांधी के साथ जुड़ता था, अगर वो वायलेंट होता था, मतलब कहीं पे तोड़फाड़ कर दी या किसी को मार दिया, तो महात्मा गांधी उसका साथ देते थे छोड़। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपने माइंड में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाई द पीजेंट जॉइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब जो किसान थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बनता होता है, व्हाई द पीजेंट्स जॉइन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो पहला है रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। वहां पर अंग्रेजी सरकार ने ना बहुत ज्यादा रेवेन्यू लगाए हुए थे, टैक्स लगाए हुए थे पीजेंट्स के ऊपर, किसानों के ऊपर। बेचारों की चाहे फसल अच्छी हो चाहे ना हो, उनको टैक्स देने पड़ते थे। तो इस बात से बड़ा ज्यादा परेशान हो गए, तो इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। अगला पॉइंट है इसका, अबोलिशन ऑफ बैगर। बैगर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मान लो मैं अपने ही जमीन में काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे ऊपर एक बॉस आ जाएगा, जैसे ब्रिटिश आ गए थे, तो मैं अपने ही लैंड के ऊपर क्या है, मजदूर बन के काम करता हूँ दिन रात, मेरे को कोई पैसे नहीं मिलते उसका, तो उसको बैगर बोला जाता है। तो अबोलिश का मतलब होता है खत्म करना। वो इस बैगर सिस्टम को खत्म करना चाहते थे, अपनी जमीन का खुद मालिक बनना चाहते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार। अब बेसिकली ये 2 वर्ड आपने याद रखने हैं, एक तो लैंडलॉर्ड्स और एक तालुकदार। ये दोनों के दोनों ऐसे पर्सन थे जो अंग्रेजों के बंदे थे, ऐसे समझ लो। ये सारा का सारा टैक्स इकट्ठा करते थे, हमारे फार्मर्स से, और ब्रिटिश को जाके देते थे। तो ये टैक्स जो थे ना, बड़ा बेरहमी से इकट्ठा करते थे। चाहे किसान बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है, कर्जे में डूबा हुआ है, तो उसको गालियां निकाल के, मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करके, जलील करके टैक्स वसूल करते थे, जो भारतीय किसानों को ये मंजूर नहीं था ऐसा हो। तो इसका बायकॉट करना चाहते थे। ऑपरेसिव जो लैंडलॉर्ड से जो दबाते थे उनको, तालुकदार थे, उनको वो खत्म करना चाहते थे। तो ये तो सारे रीजन थे जिसके चक्कर में जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में पीजेंट्स ने महात्मा गांधी का साथ दिया। यहाँ पर एक एग्जांपल याद रखनी है आपने, अवध के पीजेंट्स की। तो बेसिकली स्टोरी ये है कि और भी बहुत सारे किसानों ने ज्वाइन किया, और भी बहुत सारी जगह के किसानों ने ज्वाइन किया, पर आपके ना टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल याद रखनी है। जो अवध के पीजेंट्स है ना, उसको लीड किया, वहां पर अवध के जो पीजेंट्स का हेड बना था वो था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र क्या था, ये जो पीजेंट के साथ हो रहे बुरे कामों के साथ खिलाफ हुआ था अंग्रेजों के, तो बेसिकली ये ना सन्यासी था। यहाँ पर एक ना बाबा रामचंद्र के ऊपर क्वेश्चन आता होता है, वो सन्यासी था, और उसने इस मूवमेंट को कहाँ से लेड
किया, कहाँ का ये बॉस बना नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का, तो ये अवध एक जगह का नाम याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरू कब हुई थी? जनवरी 21 में। तो थोड़ी सी पीछे स्टोरी हम जाते हैं। इन 1920 में क्या हुआ, नेहरू जी और साथ में जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया है बाबा रामचंद्रा, उन्होंने एक किसान सभा बनाया था, अवध किसान सभा। तो आपने एक याद रखना है, अवध किसान सभा किसने बनाई थी? तो नेहरू जी ने और बाबा रामचंद्रा ने, जो किसानों के खिलाफ हो रहे जितने भी अत्याचार थे उसको बंद करना चाहते थे। डेट क्या है? 1920। और जैसे ही उनको पता चला 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की है, तो उनको ये बात अच्छी लगी और उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। ये जो किसान सभा थी एक ही मंथ में स्प्रेड होने लग गई, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, 300 ब्रांचेस उसकी फैल गई। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जो किसान सभा बनाई थी वो एक ही महीने में कितनी ब्रांचेस होगी? तो 300। ये जो अवध किसान सभा थी, या बहुत सारे किसान थे, जैसे ही उनको पता चला कि 1921 में एक नॉन कोऑपरेशन करके मूवमेंट चली है, तो उसके साथ ज्वाइन हो गए। अब देख लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमने पीछे देखा सिटीज में कैसे फैली और कैसे कम हो गई, डिक्लाइन कैसे होगी। अब यहाँ पर भी फैल गई, बहुत सारे किसानों ने साथ दिया, पर धीरे धीरे यहाँ पर भी इसमें कमी आनी शुरू होगी। उसका कारण क्या है? बट कांग्रेस ना इससे, इसकी लीडरशिप से हैप्पी नहीं थी। कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी, किससे? पीजेंट्स की जो ज्वाइनिंग हुई थी। पीजेंट्स ने क्या करना शुरू कर दिया? महात्मा गांधी के मैसेज को उल्टा ही करना शुरू कर दिया। करना क्या शुरू कर दिया? 1921 में पीजेंट्स ने ना नॉन वायलेंस तरीका यूज करना शुरू कर दिया। लैंडलॉर्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को मार भी दिया, बाजार को लूट दिया और सीज कर दिया ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स को हथियाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सोचते थे, महात्मा गांधी ने ही ऐसा बोला, महात्मा गांधी बिलीव करते हैं कि टैक्स नहीं देना और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब लैंड के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था वो हमने अब लेना है जबरदस्ती से। और जैसे ये बात महात्मा गांधी को पता चली, ऊपर लिखा है ना कांग्रेस नॉट हैप्पी, तो उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। तो हमने यहाँ पर इस स्लाइड में ये देखा पीजेंट्स ने क्यों ज्वाइन किया और पीजेंट्स की कौन सी सभा बनी थी और वह कैसे पीजेंट्स नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में ज्वाइन हुए और कैसे महात्मा गांधी ने उनका साथ छोड़ा। जैसे ही मैंने पीछे बोला था नॉन वायलेंस होएगी तो महात्मा गांधी उसका साथ छोड़ देंगे। आई होप ये पीजेंट्स वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी थी जो, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे ज्वाइन किया। ये पीजेंट्स की तरह लास्ट में आके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से छूट गए थे या ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ट्राइबल से। वाई द ट्राइबल कम्युनिटी ज्वाइन नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्यों ज्वाइन किया? बेसिकली ना ट्राइबल्स जो थे ना, कबीले वाले बोलते हैं, वो ना जंगल के ऊपर बड़ा ज्यादा डिपेंड थे। जैसे ही अंग्रेज इंडिया में आए उन्होंने जंगलों के ऊपर ना बहुत सारे लॉ बनाए, फॉरेस्ट लॉ, जिसके चक्कर में क्या हुआ, ट्राइबल्स ग्रुप को अपने जंगलों को छोड़ के जाना पड़ा। ट्राइबल्स पहले जंगल में रहते थे, वो जंगल उनकी फैमिली थी। जैसे ही फॉरेस्ट लॉ बने तो उनको क्या हुआ, अब जंगलों के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ट्राइबल्स का अधिकार छूट गया। ये बात ट्राइबल्स को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। स्टोरी समझ आ गई आपको? आ जाए वाई द ट्राइबल कम्युनिटी ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो ये सारी बात लिखनी है। मतलब उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी ब्रिटिश ने। पहले वो आजाद घूमते थे, अब उनको बेचारों को कैद कर लिया उनके जंगल में, ऐसे समझ लो। अब क्या हुआ, एक कैरेक्टर का नाम याद रखना है, एक स्टोरी याद रखनी है। तो बेसिकली इन 1920 के आसपास जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी, गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट की थी ट्राइबल कम्युनिटी ने। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटीज में? गुडेम हिल्स की। गुडेम हिल्स एक जगह का नाम है जो आंध्र प्रदेश है। वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी में एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, गुरिल्ला वारफेयर। एक वार करने की टेक्निक है, जैसे मैं बोलूँ वहां पे सामने से गोलियां चलानी है तो आप सामने खड़े होकर फिर गोलियां चलाओगे ना। यहाँ पर क्या है, एकदम से आके गुरिल्ला की तरह अटैक करके फिर वापस चले जाना, फिर छुप जाना, फिर आ जाना, फिर ऐसे करना। तो इसको बोला जाता है गुरिल्ला मूवमेंट। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी ने स्टार्ट की थी गुडेम हिल्स के, आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश के। और इसको लीड किसने किया था? एक बंदे का नाम याद रखना है, अलूरी सीताराम राजू। तो एक बंदे का आपने बेसिकली यह नाम याद रखना है। पीछे एक नाम याद रखा था पीजेंट्स को किसने लीड किया था, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। यहाँ पर क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी को लीड किया आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में से किसने? अलूरी सीताराम राजू ने। तो जैसे ही राजू जी को ये मूवमेंट के बारे में पता चला महात्मा गांधी ने, तो उसने क्या किया, सपोर्ट किया, उसने मूवमेंट ज्वाइन किया। बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, उसने प्रेज किया महात्मा गांधी की, बट वो विश्वास रखता था नॉन वायलेंस से। वो बोलता था हमें जो आजादी है, हमें जो इंसाफ है वो आर्म्ड से मिलेगा, हथियारों से मिलेगा, नॉन वायलेंस से नहीं मिलेगा। ऐसे ये बात महात्मा गांधी
गांधी को पता चली हाँ भी ये तो बंदा नॉन वायलेंस कर रहा है, तो उसका साथ अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी तो किसमें, नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। और यहाँ तक ही नहीं रुके, आगे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन्होंने महात्मा गांधी के मैसेज को और भी गलत तरीके से लिया। जैसे किसानों ने लिया था ना पीछे कि लड़ाई झगड़े करो, महात्मा गांधी तो बोलते थे नहीं लड़ना, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसा ही सेम किया, जिसके चक्कर में ये भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से आउट होना पड़ा इनको। क्या गया था, इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी ने पुलिस स्टेशन में जाके अटैक किया और बहुत सारे पुलिस वालों को मार भी दिया। इसके चक्कर में नॉन वायलेंस फैल गई और महात्मा गांधी ने यहाँ पर इसको कट आउट कर दिया। लास्ट में राजू जी पकड़े गए, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 1924 को उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, उनको मार दिया गया, मतलब उनको फांसी चढ़ा दी गई, ऐसे बोल सकते। आई होप ये सारा का सारा कंटेंट आपको अच्छे से समझ आ गया। इस स्लाइड में बेसिकली हमने किया कि पीजेंट्स ने कैसे ज्वाइन किया और कैसे छोड़ा, और ट्राइबल कम्युनिटी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे ज्वाइन किया और कैसे छोड़ा, क्या क्या रीजन थे। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके बाद इसकी अगली सब हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या रहने वाला है, आज इन प्लांटेशन। ये वाली भाई हेडिंग का नंबर है 2.3। इसके बाद ना अगली मेन हेडिंग स्टार्ट होगी। इस हेडिंग में ना 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से आपने समझना। यहाँ पर बेसिकली स्वराज लिखा है ना, स्वराज का मतलब क्या होता है, देशभक्ति की भावना, देश के प्रति फीलिंग। और प्लांटेशन इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में प्लांटेशन की टर्म यूज होती है। यहाँ पर एक स्टोरी है एक एग्रीकल्चर करने वाले वर्कर्स की, अंग्रेजों से बड़े ज्यादा परेशान थे। परेशानी का कारण क्या था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का बेसिकली वैसे आपको मतलब बता देता हूँ, एग्रीकल्चर चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, जब कोई भी एक फसल बड़े लेवल के ऊपर उगाई जाती है सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए। यहाँ पर स्टोरी है टी प्लांटेशन वर्कर, मतलब असम में, यहाँ जैसे आप देखते हैं ना असम की टी पूरे इंडिया में फेमस है, तो वहां पर एक स्टोरी आपने याद रखनी है, वहां से एक क्वेश्चन बनता होता है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है, प्लांटेशन वर्कर्स थे ना असम के, उनको बनाया हुआ था भाई अंग्रेजों ने, उनके ही बाग में कैदी बनाया हुआ था, उनको जाने नहीं देते थे, दिन रात उनको बहुत ज्यादा काम करवाते थे बिना सैलरी के, मतलब उनको ना किडनैप करके रखा हुआ था। तो असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे ना, उनके लिए स्वराज, उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था, मूव फ्रीली, मतलब मूव फ्रीली करना, उनके लिए ये फ्रीडम था। अगर किसी को ऐसे किडनैप करके रखा हो तो उसके लिए फ्रीडम क्या है कि वो किडनैपिंग से आजाद हो जाए। इससे उन्हें किसी को अगर खाना ना दे हम बहुत दिनों तक, तो उसके लिए फ्रीडम क्या आएगी, अगर खाना मिल जाएगा। असम के ट्री प्लांटेशन वर्कर्स जो काम कर रहे थे उनके लिए फ्रीडम क्या थी, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपने गाँव जा सकते हैं जब भी दिल करे, ठीक है, यहाँ पर आके काम करके पैसे कमाना, ठीक है। यहाँ पर उनके लिए फ्रीडम का ये मतलब था। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ फ्रीडम मेंट बाय द असम प्लांटेशन वर्कर। तो उनके लिए अगर वो मूव फ्रीली करते हैं अपने गार्डन से, तो उनके लिए ये फ्रीडम है। अब अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया हुआ था अंडर द लैंड इमिग्रेशन एक्ट। एक्ट की डेट याद रखनी है, 1859 में क्या था, अंग्रेजों ने एक रूल बनाया, एक्ट पास किया, जिसका नाम क्या है, लैंड इमिग्रेशन एक्ट। जिसके चक्कर में क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स थे, अंग्रेजों की परमिशन के बिना अपनी प्लांटेशन बागों को छोड़ के नहीं जा सकते थे। अगर वो बेचारे जाते तो उनको पीटा जाता था, मारा जाता था। यहाँ पर एक क्वेश्चन यही बनता होता है कि प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का क्या मतलब था और कौन से एक्ट के जरिए उनको बंदी बना के रखा हुआ था अपने ही खेतों में, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ तक स्टोरी आगे समझ। आगे जैसे ही उनको पता चला हाँ भाई महात्मा गांधी ने एक नॉन कोऑपरेशन करके मूवमेंट स्टार्ट की हुई है, तो आगे उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन के ड्यूरिंग ही उनको ये लगा हाँ भी आजादी मिल गई है, ठीक है। उन्होंने अपने प्लांटेशन गार्डन्स को क्या कर दिया, छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। उनका ये मानना था कि गांधी राज आ गया। गांधी राज मतलब गांधी जी अब राज कर रहे हैं, अंग्रेजों का राज खत्म हो गया। उनके हिसाब से क्या है, अब आजादी मिल गई है, वो अपने गार्डन्स को छोड़ के जा सकते हैं। पर क्या हुआ, चक्कर क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी ना, तो वहां पर इंडियंस ने सभी चीजों को बाइकाट किया हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्राइक चल रही थी, उनको नहीं पता था हाँ भी ये कौन से, वहां पर कौन सा व्हाट्सएप होता था कि महात्मा गांधी ने एक मैसेज डाला तो सभी को पता चल गया। बेचारों इंटरनेट नहीं था तो लोगों के थ्रू ही बात जाती थी, उनके पास ना अधूरी बात गई। तो बेसिकली उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में वहां पर पकड़े गए और वहां पर उनकी कुटाई हुई। तो ये छोटी सी स्टोरी याद रखनी है आपने प्लांटेशन वर्कर्स के अकॉर्डिंगली। ये 2 पैरे यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेगा मैं सारा का सारा नोट्स में दे दूंगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चलते चलते महात्मा गांधी ने कर दी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। अब बेसिकली यहाँ पर वर्ड आया ना है कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बंद। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से दूसरा ये बन के आता है स्लाइड से, व्हाई द महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, कौन सी नॉन कोऑपरेशन। तो उसके पीछे एक रीजन था, मैंने आपको शुरुआत में बोला था महात्मा गांधी करते थे नॉन वायलेंस में विश्वास।
अब जहाँ पर भी वायलेंस होती थी, जैसे हमने पीछे देखा है, महात्मा गांधी उसका साथ छोड़ देते थे। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ना, महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस तरीके से ही चलाने की शुरुआत की थी, जैसे हमने शुरू में देखा है। पर यहाँ पर एक इंसिडेंस हुआ जिससे महात्मा गांधी को ये मूवमेंट बंद करनी पड़ी। तो इंसिडेंस कहाँ पर हुआ? एक चोरी चोरा जगह है गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। वहां पर एक पीसफुल स्ट्राइक हो रही थी और वो वायलेंट में तब्दील होगी, मतलब वहां पर वायलेशन लोगों ने शुरू कर दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, 22 पुलिस वालों को मार दिया। इसलिए इस डेट को याद रखना भी आसान है। ये कॉल्ड ऑफ कब हुई थी? 1922 में, मतलब 1922 में 20 पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, और जिसके चक्कर में महात्मा गांधी को लास्ट में ये वाली मूवमेंट बंद करनी पड़ी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी बंद। अब महात्मा गांधी देखते हैं अगली मूवमेंट कौन सी स्टार्ट करते हैं। आई होप ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाद हम अगली मेन हेडिंग शुरू करते हैं 3 वाली, जिसका नाम क्या है? टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। मतलब अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं, इस वाली मेन हेडिंग जो 3rd वाली है, कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट महात्मा गांधी ने किन रीजंस के चलते हुए स्टार्ट की। क्या ये सक्सेसफुल रही? क्या नॉन कॉपरेशन सक्सेसफुल रही? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। बंद करना पड़ा ना उसको। अब महात्मा गांधी किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब इस हेडिंग को बढ़िया तरीके से करते हैं डिस्कस। अब इस हेडिंग में ना बेसिकली हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हुई उसका प्रॉपर रीजन जानेंगे, और उस समय इंडिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, उससे इंडिया कैसे बाहर आया कि नहीं आया, और यहाँ पर लास्ट में साइमन कमीशन आपने सुना होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हेडिंग को प्रॉपरली इन 3 टॉपिक्स को कवर करके खत्म करेंगे। मतलब खत्म नहीं करेंगे, अभी और भी इसके पार्ट्स पड़े हैं, सब पार्ट्स। मतलब ये वाली हेडिंग में हम ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ इस हेडिंग की, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स की लाइंस है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट बोला जाता है जिसको, वो फेब 1922 में महात्मा गांधी ने कर दी, विड्रॉल कर दी, बंद कर दी, कॉल्ड ऑफ कर दी। इसके ना बहुत सारे रीजंस थे, आपको एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन द रीजन व्हाई द महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ या विड्रॉल द मूवमेंट, मतलब क्यों बंद कर दी। तो पहला रीजन इसका है चोरी चोरा इंसिडेंस। चोरी चोरा इंसिडेंस हुआ था, जैसे मैंने पीछे बताया है, वहां पर जो वायलेशन हो गई थी, तो महात्मा गांधी के दिमाग में वो भी थी, हाँ भी लोग वायलेशन कर रहे हैं। इसका ना सेकंड रीजन ये है कि महात्मा गांधी ना ये बिलीव करते थे कि और जितने भी सत्याग्रही हैं, मतलब जो भी सत्याग्रह लेके आते हैं, सत्याग्रह लेने वाले लोग, उनको ना प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। हमने पीछे देखा ना कि ट्राइबल ग्रुप भी जुड़ गए थे, पर उन्होंने लास्ट में वायलेशन कर दी थी, ठीक है। वर्कर्स भी जुड़े थे महात्मा गांधी के साथ, उन्होंने भी वायलेशन कर दी। मतलब जितने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी के साथ जुड़े, और महात्मा गांधी को ये लगता था कि उनको अभी ना प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है मास स्ट्रगल करने के लिए। मास स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? बड़े लेवल के ऊपर स्ट्रगल करने के लिए उनका एक होना जरूरी है, उनकी सोच का एक होना जरूरी है, जो नहीं थी। इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं फेल हो गई थी। इसका थर्ड कारण जो महात्मा गांधी को मजबूर कर दिया हाँ भी ये मूवमेंट बंद करना, बेसिकली ना उस समय कुछ लीडर्स थे कांग्रेस के, बताऊंगा कौन कौन से। उन्होंने क्या किया, अलग ही तरीका अपनाया। जैसे महात्मा गांधी बोल रहे थे ना, हाँ भी स्ट्रगल करो, भूख हड़ताल करो, किसी को मारना काटना नहीं है, तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया। उस समय ना गवर्नमेंट का एक एक्ट बना था, 1919 एक्ट, याद रखना आपने। उसमें ना कुछ प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शंस होते थे, मतलब इंडिया के लिए प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन में जो भी इलेक्शन में खड़ा होता था, जीत जाता था, वो इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता था। तो उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया। उन्होंने बोला हाँ भी अब हम ना देश की आजादी अंदर से करेंगे, ऐसे नहीं है कि ब्रिटिश से बाहर होके, ब्रिटिश के अंदर बैठ के, मतलब इलेक्शन लड़के देश को आजादी दिलवाना चाहते थे ब्रिटिश के अंदर ही। यहाँ पर कांग्रेस लीडर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, 2 है। CR दास, मतलब चित्तरंजन राज दास, और मोतीलाल नेहरू जी ने एक पार्टी का निर्माण किया था, स्वराज पार्टी, जिनका एम क्या था, काउंसिल के इलेक्शन को लड़ना और इंडिया को पावर लेके आजाद करवाना, मतलब ब्रिटिश से ही पावर लेना, मतलब काउंसिल के इलेक्शन लड़ना और जीतना और इंडिया को आजाद करवाना। तो इन तीनों चक्रों की वजह से महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करनी पड़ी है। यहाँ पर ना आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन व्हाई द महात्मा गांधी विड्रॉल दिस मूवमेंट, तो तीनों कारण लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ पर हमने लास्ट पॉइंट में क्या देखा है, कुछ लीडर्स अब मतलब लड़ाई झगड़े को छोड़ के इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी भी बना दी, स्वराज पार्टी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ लीडर एग्रेसिव थे जो ये नहीं चाहते थे, हाँ भी वो बोलते थे हम क्यों इलेक्शन लड़े,
हम क्यों महात्मा गांधी की बात सुने, हम तो सिर्फ लड़ाई झगड़े करके मतलब देश को आजादी दिलवानी है, तो भाई अपने सीने में दम होना चाहिए, हम लड़के भी करवा देंगे। तो यहाँ पर कुछ यंग लीडर्स आपने याद रखने हैं। नेहरू जी और बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ये डिमांड कर दी, स्ट्रॉन्ग डिमांड कर दी, हाँ भी हमने मास एगिटेशन करनी है ना, मास एगिटेशन करनी पड़ेगी फुल इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब पूरी आजादी के लिए हमें अब ना तो इलेक्शन लड़ने हैं, ना तो कोई हमने नॉन वायलेंस तरीका अपनाना है, हमने तो क्या करना है वायलेंट तरीके से देश को आजाद कराना है। यहाँ पर ना आपको ग्रुप्स बटे देखेंगे। एक ग्रुप क्या था जो नॉन वायलेंस तरीके से काम करना चाहता था जैसे महात्मा गांधी। एक ग्रुप क्या बन गया जो इलेक्शन लड़के देश को आजादी दिलवाना चाहता था अंदर से ब्रिटिश से। और एक क्या बन गया, हाँ भी अग्रेसिव, हाँ भी लड़ाई झगड़े करके ही देश को आजाद कराना है। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं एमसीक्यूज में डाल दूंगा। अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था। तो उस समय ना इंडियंस के ऊपर इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था। ये आपने डेट याद रखनी है 1920 के ऊपर वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, लड़ाई झगड़ों की वजह से वर्ल्ड वार लगी थी, आसपास इतना ज्यादा बुरा माहौल था, लोग संघर्ष कर रहे थे अपने आप को आजाद करवाने के लिए। तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला था, आर्थिक मंदी जिसको बोला जाता है उस समय में। तो यहाँ से एक छोटा सा यही एमसीक्यू बन सकता है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड इंडिया के ऊपर कब प्रभाव डाला उसने 1920s के एरा के आसपास। इसके बाद हम ना साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके ना बड़े सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते होते हैं। तो बेसिकली स्टोरी क्या है, साइमन कमीशन सेट किया गया 1927 याद रखने के लिए, इंडियंस को सताने के लिए, 27 सताने जैसी साउंड आ रही है। तो 1927 में एक कमीशन पास किया गया 1927 साइमन कमीशन जिसका नाम रखा गया, जिसकी लीडरशिप किसके अंडर थी, सर जॉन साइमन। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था कमीशन का, साइमन कमीशन। ये कमीशन बनाया क्यों गया था, क्योंकि अंग्रेजों को लग गया हाँ भाई इंडिया में बड़ी ज्यादा आर्थिक मंदी हो गई है, लोग आजादी के लिए भड़क रहे हैं, कुछ अग्रेसिव लोग हैं, कुछ नॉन वायलेंस से विश्वास रखते हैं, क्यों ना हम इनको थोड़ा सा चेंज कर ले। तो ये कमीशन बनाया गया इंडियंस के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए। वो चेंज कौन करेगा, साइमन कमीशन करेगा, जिसमें बहुत सारे अंग्रेज शामिल थे, जिसमें से जिसका हेड कौन था, सर जॉन साइमन। तो बेसिकली ये साइमन कमीशन जो था इंडियंस ने इसको बाइकाट किया, मतलब साइमन गो बैक के आपने सुना होगा, नारे लगाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर इस कमीशन में शामिल नहीं था जो इंडियंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगा। तो इंडियंस को लगा ये तो हमारे साथ धक्का हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आता होता है कब सेटअप हुआ और लोगों ने इसका मतलब इंडियन लोगों ने इसका विद्रोह क्यों किया। यहाँ तक आते आते दिसंबर 1929 आ गया। आगे क्या हुआ, दिसंबर 1929 में कुछ लीडर जैसे नेहरू जी ने अब डिमांड कर दी, हाँ भी अब पानी ना सर से चला गया है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी ऐसा कमीशन बनाएगा जिसमें सारे के सारे अंग्रेज है। तो उन्होंने फुल इंडिपेंडेंस मतलब पूर्ण स्वराज, आपको पूर्ण स्वराज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसने सबसे पहले नारा दिया था, तो नेहरू जी ने दिसंबर 1929 को। उनका ये मानना था हाँ भी फुल इंडिपेंडेंस हमने लेनी है, कैसे मर्जी लेनी है। तो उन्होंने एक डेट याद रखनी है भाई, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया हाँ भी हमने फुल इंडिपेंडेंस लेनी है। हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। वैसे तो हमें आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, पर बेसिकली ये अब उन्होंने बोला हाँ भी अब ये 26 जनवरी का क्या करें, तो इसीलिए इस डेट को 26 जनवरी को हमारा संविधान को लागू किया गया। तो इसलिए ये 26 जनवरी हर साल मनाया जाता है। आई होप ये सारी की सारी स्टोरी यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं नोट्स में दे दूंगा। तो मेन हेडिंग का नाम क्या है, टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आगे कैसे स्टार्ट हुई, अंग्रेजों ने ऐसे क्या क्या काम किए जिससे महात्मा गांधी को अगली मूवमेंट लॉन्च करनी पड़ी। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं 3.1 अगली सब हेडिंग डिस्कस करते हैं जिसका नाम क्या रहने वाला है, द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अब महात्मा गांधी ने इस स्लाइड में क्या किया है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया है और यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को बंद किया है। स्टार्ट क्यों किया और बंद कैसे किया, ये सारी की सारी बातें हम इस स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इस स्लाइड का। अंग्रेजों ने ना इंडियंस के ऊपर साल्ट प्रोड्यूस करने के लिए टैक्स लगाया हुआ था। हाँ भी अगर इंडिया में साल्ट प्रोड्यूस करना है तो अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा, अगर प्रोड्यूस कर दिया मान लो पूछ के तो बहुत ज्यादा बड़ा टैक्स देना पड़ता था। तो महात्मा गांधी ने साल्ट लॉ कैसे ब्रेक किया, उस साल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद ही सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ कैसे और ये मूवमेंट बंद कैसे हुए। तो यहाँ पर हम इस स्लाइड का करते हैं बेसिकली बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। महात्मा गांधी ने चुना साल्ट। साल्ट का मतलब होता है नमक।
साल्ट एज ए सिंबल, मतलब साल्ट को ही एज ए सिंबल, साल्ट को एज ए वेपन यूज किया उन्होंने। महात्मा गांधी ने चूज किया साल्ट किसके लिए? इंडियंस को यूनाइट करने के लिए। इंडियंस हमने पीछे देखा है, ट्राइबल ग्रुप्स हो गया, पुअर लोग हो गए, वो ना महात्मा गांधी के एक बार पीछे तो लग जाते थे, पर बाद में क्या थे, लड़ाई झगड़े करने लग जाते थे, जो महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो महात्मा गांधी एक ऐसा वेपन यूज करना चाहते थे ताकि सभी के सभी लोग उनके साथ जुड़ सके। तो यहाँ पर यूनाइट करने के लिए उन्होंने साल्ट एज ए सिंबल यूज किया। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई साल्ट? साल्ट को ही क्यों चुना? यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लिखा है ना, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का मतलब क्या आता है? अंग्रेजों की कोई बात माननी नहीं है और साथ में जितने भी अंग्रेजों ने रूल बनाए हैं उसको तोड़ना है। नॉन कोऑपरेशन में क्या था? तोड़ना नहीं था, सिर्फ सिर्फ माननी नहीं थी। यहाँ पर अब महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि पानी सर से ऊपर चल रहा गया, मैं अब आपकी बात भी नहीं मानूंगा और मैं आपके रूल्स भी तोड़ूंगा। तो अंग्रेजों ने साल्ट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, तो उन्होंने एक बोला मैं तो आपकी बात भी नहीं मानूंगा और मैं साल्ट के ऊपर बिना अंग्रेजों की परमिशन के इसको प्रोड्यूस करूंगा। तो वाई साल्ट? साल्ट ही क्यों चुना? क्योंकि डेली की यूजेस पूरी करता है, रिच की भी और पुअर की। मतलब रिच से रिच बंदा भी और पुअर से पुअर बंदा भी साल्ट का यूज करता है, और रिच से रिच भी क्यों टैक्स दे, और पुअर के पास तो बेचारे के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि हाँ भी टैक्स कैसे दे। तो इस चीज को उन्होंने एज ए सिंबल यूज किया और इसीलिए उन्होंने साल्ट को एज ए सिंबल सेलेक्ट किया। आपको यहाँ से ना दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत के लिए कौन सा सिंबल यूज किया? भाई साल्ट। और साल्ट ही क्यों किया? क्योंकि रिच और पुअर भी यहाँ पर सोसाइटी में यूज करते थे। अब बात आती है एक अंग्रेज की यहाँ पर, जिसका नाम है इरविन। लॉर्ड इरविन बोला जाता है, ये भाई साहब की शक्ल है। अभी तक महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने एक लेटर लिखा इरविन को, अंग्रेज था, वहां पर उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी थी। कब लिखा था? डेट्स रट्टा लगा लिया, डेट्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। तो 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड का भाई दे दिया, हमारी इंडियंस की ये भी डिमांड्स पूरी करो। 11 की 11 पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 11 डिमांड में क्या है, बेसिकली रिच पुअर की भी बात की गई है। यहाँ पर एक जो की डिमांड थी ना उनकी, वो था एंड ऑफ साल्ट टैक्स, कि साल्ट टैक्स को मिटाया जाए। 10 तो कॉमन डिमांड थी, हाँ भी हमारे साथ अत्याचार ना करो, हमारे को बढ़िया सैलरी दो। उसमें से 11 में से एक डिमांड जो की डिमांड थी उनकी, जो उनका मेन पॉइंट था, साल्ट टैक्स को खत्म करो, जितने भी साल्ट टैक्स है लगाए हैं उसको खत्म करो। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, हाँ भी अगर ये 11 डिमांड्स को अगर पूरा ना किया गया तो भाई मैं अगली मूवमेंट शुरू कर दूंगा, जिसका नाम क्या रख दिया गया उन्होंने, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो आपकी मेन हेडिंग भी है। ये वार्निंग कब दी थी? 11 मार्च 1930, 11 मार्च 1930 को उन्होंने वार्निंग दी। महात्मा गांधी का गोल क्या था? जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि यूनाइट करना, पीपल को, कॉमन लोगों को यूनाइट करना, इकट्ठा करना, ताकि वो देश के प्रति प्यार करे और महात्मा गांधी का साथ दे और लड़े झगड़े ना, और महात्मा गांधी का साथ देते देते देश को आजाद करवा दे। लास्ट में क्या होगा भाई? अंग्रेजों की वही पुरानी सी बात, इरविन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो महात्मा गांधी आगे क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, साल्ट को बिना अंग्रेजों की परमिशन से प्रोड्यूस कर। यहाँ पर ये तो था बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्लाइड। अब आगे यहाँ पर आता है साल्ट मार्च। आपको आ सकता है साल्ट कोर्स के बारे में लिखो, कब स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की उन्होंने अपनी यात्रा। तो बेसिकली साल्ट मार्च बिगिन की थी उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स, मतलब उनके जो खास बंदे बोल दो, 78 वॉलंटियर के साथ उन्होंने साल्ट मार्च की यात्रा को शुरू किया। मतलब वहां पर एक नदी में उन्होंने साल्ट को बॉयल करके प्रोड्यूस करना था विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, जिससे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत होगी। तो पहला पॉइंट समझ आ गया, साल्ट मार्च जो थी 78 वॉलंटियर, ये बड़ी ज्यादा फेमस पिक्चर है महात्मा गांधी की, हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है रूट। रूट कौन सा था उनका? तो रूट था, दो प्लेसेस याद रखनी है, साबरमती टू डांडी। साबरमती आश्रम था महात्मा गांधी और डांडी एक प्लेस है, दोनों के दोनों गुजरात में है। साबरमती से लेके गुजरात तक का सफर तय करना था उन लोगों को, जो कितनी माइल्स था? 240 माइल्स। और यहाँ से ना बहुत सारे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, रूट बताओ साबरमती टू डांडी, इसलिए इसको डांडी यात्रा भी बोला जाता है, साल्ट मार्च भी बोला जाता है और डांडी मार्च भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी आपको आ जाए तो ये सारा का सारा अपनी कहानी लिखनी है। टाइम कितना लगना था उनको? 24 दिन लगने थे, और हर दिन कितना कवर करना था उन्होंने एरिया? 10 माइल्स। 10 माइल्स को कंप्लीट करके 24 दिनों में ये यात्रा पूरी करनी। और स्पोर्ट महात्मा गांधी की ऐसे नहीं कि 78 बंदे ही गए थे बस हो गया, तो महात्मा गांधी की स्पोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने यहाँ पर की थी। दांडी में अब पहुंचे कब महात्मा गांधी? 6 अप्रैल, डेट को रट्टा लगा लो, 6 अप्रैल को दांडी में पहुंचे और उन्होंने वहां पर पानी को बॉयल किया और साल्ट बिना परमिशन के अंग्रेजों के प्रोड्यूस किया। तो यहाँ से इस इंसिडेंट से शुरुआत होती है भाई, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत होती है।
महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बनाए हुए रूल को तोड़ा। क्या बोला मैंने? तोड़ा। तो जहां पर तोड़ा वर्ड आ गया तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यहाँ पर तोड़ा नहीं आएगा तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पीछे फेल हो चुकी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको आते आते कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। साल्ट मार्च के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। अब महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च भी कर दी, साल्ट को प्रोड्यूस भी कर दिया और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत भी कर दी। अब साल्ट मार्च के आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर साल्ट मार्च एक्शन देखेंगे हम इंडियंस लोगों का और ब्रिटिश लोगों का। ब्रिटिश कौन सा चुप रहने वाले थे? पहले महात्मा गांधी ने जब ये साल्ट प्रोड्यूस किया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत की, तो इंडियंस की एक्शंस क्या थे? यहाँ पर मास एक्शन। मास एक्शन का मतलब क्या है कि बड़े लेवल पे एक्शन हुए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने ब्रिटिश के रूल्स को मानने से मना कर दिया। वही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा ही थोड़ा सा सीन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, पीपल्स ने क्या किया? साल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। टेस्ट किया लोगों ने, फैक्ट्रीज जो फैक्ट्रीज में ब्रिटिश के अंदर काम कर रहे थे वहां पर उनके साथ अत्याचार होता था, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। फॉरेन गुड्स और लिकर शॉक, मतलब शराब की दुकानों का लोगों ने क्या किया? बहिष्कार किया। उन्होंने बोला हाँ अभी हम कोई किसी भी चीज का बाइकआउट करेंगे, किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे अंग्रेजों का। ठीक है, पीजेंट्स ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया टैक्स देने से। हाँ भी हम टैक्स भी नहीं देंगे। हमारे बॉस ने तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत कर दी। ऑफिशियल्स जो भी ऑफिस में काम करते थे उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। वो सेम सा जैसे मैंने बोला है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला। ट्राइबल्स ग्रुप्स थे जिनको सारे लॉस थे उनके ऊपर लगाए हुए थे अंग्रेजों ने, तो उन्होंने उनके लॉस को मानने से मना कर दिया। ये तो थे भाई इंडियंस के एक्शंस आफ्टर द साल्ट मार्च। आपको यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द ऑल एक्शंस डन बाय द इंडियंस आफ्टर द साल्ट मार्च। तो आपने ये सारे लिखने हैं। अब भाई अंग्रेज कौन सा चुप रहने वाले थे? तो अगला आता है कॉन्सेप्ट एक्शंस ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने क्या किया? कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि कांग्रेस के लीडर अगर अरेस्ट होंगे तो तब भी लोग टिक जाएंगे, ब्रिटिश का ये मानना था। वायलेंट क्लैशेस होनी शुरू होगी, मतलब लोगों के बीच और अंग्रेजों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जैसे मैंने बोला था ना, महात्मा गांधी अगर लड़ाई झगड़े का नाम आएगा तो कोई भी मूवमेंट को बंद कर देंगे, तो इसीलिए आगे चलते मूवमेंट ये बंद होने वाली है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अरेस्ट हुई, अब्दुल गफार खान। ये महात्मा गांधी का डिसेबल था, मतलब ये महात्मा गांधी का चेला था, स्टूडेंट था, ऐसे समझ लो। उसको अरेस्ट कर लिया गया। कब अरेस्ट कर लिया गया? अप्रैल 1930 को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया तो लोग और भी ज्यादा भड़क गए। इसका रिजल्ट क्या निकला? लोगों का बहुत ज्यादा बुछार अंग्रेजों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर 1 लाख पीपल्स को अरेस्ट कर लिया गया। बहुत सारे लोगों को मार भी दिया ब्रिटिश ने। अब यहाँ पर लिखा है ना मर गए। मरने का मतलब क्या है? लोगों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो गई, तो जिसके चलते लास्ट में ये वाली मूवमेंट महात्मा गांधी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, इसको बंद कर दिया। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आएगा, एक्शंस ऑफ ब्रिटिश आफ्टर द साल्ट मार्च, या आपको आएगा महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ क्यों किया? वाई द महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट? क्योंकि ये सारा को सारा ये वायलेशन वाला काम हो गया था, तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ले लिया वापस। आई होप ये आफ्टर का इंडियंस का और ब्रिटिश का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ तक आते आते महात्मा गांधी और अंग्रेजों के बीच में डील होने वाली है। अंग्रेजों ने देखा यहाँ यहाँ भी भारतीय बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं, तो इनको कुछ न किसी तरीके से शांत किया जाए। तो यहाँ पर लास्ट में इस हेडिंग में कंसेप्ट आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको ना यहाँ पर एक पेट क्वेश्चन आता होता है हर 1-2 साल छोड़ के, एक्सप्लेन सेकंड राउंड टेबल मीटिंग। तो इसमें क्या डील थी और किसके बीच में डील थी? ऑब्वियसली बात है महात्मा गांधी के बीच में डील थी, और अंग्रेज का नाम क्या है? यहाँ पर क्या था, महात्मा गांधी ने एक पैक्ट साइन करने की कोशिश की, एक लॉर्ड इरविन करके एक बंदा है। तो कब हुई सेकंड राउंड टेबल मीटिंग? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच में एग्रीमेंट होने जा रहा है। क्या ये सक्सेसफुल होएगा? महात्मा गांधी को बुलाया गया, हाँ भी अब कॉन्फ्रेंस में आओ, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है। और महात्मा गांधी को किसने बुलाया? इस बंदे का नाम इरविन, लॉर्ड इरविन बोला जाता है। इसको गांधी इरविन पैक भी बोला जाता है, या सेकंड राउंड टेबल भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी आए, आपने बढ़िया तरीके से लिखनी है। वैसे भी आपको नोट्स में बढ़िया तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। महात्मा गांधी जैसी मीटिंग में गए, अंग्रेज उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। ये मीटिंग ना फेल हो गई, मतलब ये मीटिंग इतनी ज्यादा ये टॉक थी बढ़िया बेहतर नहीं निकली, ये टॉक फेल हो गई। जब महात्मा गांधी को बुलाया गया, लंदन में हुई थी बेसिकली ये, तो इसके पीछे महात्मा गांधी के पीठ के पीछे बहुत सारे इंडियंस को और भी बड़े लेवल के ऊपर मारा गया, और भी बड़े लेवल के ऊपर अरेस्ट किया गया। जब क्या था, जब ये टॉक फेल होगी, महात्मा गांधी वापस आए तो उनको पता चला डिप्रेशन थी, ये रिज्यूम होनी शुरू हो गई। डिप्रेशन मतलब जो भी दबाने वाला काम था अंग्रेजों का, वो दोबारा से रिज्यूम हो गया, दोबारा से चल पड़ा। महात्मा गांधी को उन्होंने तो गोली देने के लिए बुलाया था, हाँ भी आप आओ और हम ये बंद करेंगे लड़ाई झगड़ा। वो सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश ने कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया। उन्होंने बोला
कांग्रेस पार्टी जहाँ पर भी दिखेगी उनको हम मार देंगे। तो ये सारा का सारा काम हो गया। तब महात्मा गांधी को रियलाइज हुआ मैंने ये बंद क्यों की। तब महात्मा गांधी ने दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। देन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। पर लास्ट में आते आते 1934 में ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खो गई। मतलब ये मूवमेंट इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। पहले महात्मा गांधी की सक्सेसफुल रही, बंद क्यों हुई आपको अच्छी तरह समझ आ गया था ना। अब महात्मा गांधी ने दोबारा लॉन्च की पर ये मूवमेंट अच्छी तरह चल नहीं पाई। दोबारा जब स्टार्ट की कब 1934, ये लॉस्ट कर गई थी अपना मोमेंटम। मतलब ये कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई थी मूवमेंट से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हुई थी और वैसे ही ये वाली मूवमेंट 1934 में फेल होगी। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे नोट्स में मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आई होप ये हेडिंग 3.1 आपको अच्छे से समझ आ गई। इसके बाद इसकी नेक्स्ट सब हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं 3.2, जिसका नाम क्या रहने वाला है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च की थी, जो फेल हो गई थी और 1932 में अगेन रीलॉन्च की थी। मतलब उसके दौरान कितने कितने लोगों ने, कौन से लोगों के ग्रुप्स ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया और वो इस मूवमेंट को किस प्रकार देखते थे, ये सारा का सारा कंसेप्ट हम इस हेडिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन आंसर। कंसेप्ट को डीपली डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे क्या वो सक्सेसफुली ज्वाइन रहे लंबे समय तक या कई कारणों के चक्कर में कुछ ग्रुप इस मूवमेंट से पीछे हट गए। तो बेसिकली पहले 4 मैं ग्रुप बता देता हूँ। एक है कंट्री साइड रिच पीजेंट। जो कंट्री साइड मतलब गांव के रिच पीजेंट्स थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा भाई। उसके बाद पुअर पीजेंट्स जो रिच पर्सन के अंडर ही काम करते थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे देखा। बिजनेस क्लास लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे देखा और वर्किंग क्लास जो लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे देखा। क्या ये लंबे समय तक मूवमेंट के साथ जुड़े रहे, अगर नहीं रहे तो उसके पीछे क्या कारण था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मेन हेडिंग ही है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। तो कौन से पार्टिसिपेंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले कंट्री साइड रिच पीजेंट्स के बारे में, जो गाँव के रिच किसान थे। रिच किसको बोला जाता है, जिसके पास खुद की जमीन थी और वो अपने बिंदास तरीके से वहां पर खेती बाड़ी करते थे। वो इस मूवमेंट के साथ कैसे जुड़े रहे और कैसे अलग हुए, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बस तो हम सभी ग्रुप का ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो इसको पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम में आ सकता है, जो कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कौन सी कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो आपने 2 कैटेगरी याद रखनी है। एक पट्टीदार, जो कहाँ पर थे, गुजरात के पट्टीदार ने इसको ज्वाइन किया। और लास्ट में दूसरा है जाट्स। जाट्स कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के जाट। तो यहाँ से एक MCQs क्वेश्चन आता था, इसका ध्यान रखना। उसके बाद इनकी डिमांड क्या थी, क्यों इन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट महात्मा गांधी की ज्वाइन की थी। इनसे हाई रेवेन्यू लिया जाता था, टैक्स हाई लिया जाता था, गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे हाई टैक्स लेती थी। तो इनका स्वराज और स्ट्रगल, इनकी स्ट्रगल क्या थी, इनके लिए स्वराज, इनके लिए फ्रीडम क्या थी। हाँ भी हमें राहत मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए हाई रेवेन्यू में। तो इसीलिए उन्होंने एक्टिवली इस मूवमेंट को, कौन सी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को ज्वाइन किया। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का ये बनता होता है, 2 मार्क्स का, सॉरी। रिच जो किसान थे कंट्री साइड के, उन्होंने क्यों इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, तो ये सारा कारण लिखना है उसका। उसके बाद आगे बात करते हैं उनकी डिसअपॉइंटमेंट, मतलब वो किस चीज से निराश हो गए थे महात्मा गांधी की। वो ना, जो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को 1931 में विड्रॉल कर लिया था, जो मैंने पीछे कारण बताया, उसका रीजन बताओ। 1931 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का विड्रॉल क्यों किया। तो बहुत सारे कारण थे, कोई एक बता दो आप कमेंट बॉक्स में। तो जिसके चक्कर में ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। उन्होंने बोला हाँ भी अब महात्मा गांधी हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं, हम बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। पर महात्मा गांधी ने जब 1931 में इस मूवमेंट को विड्रॉल कर लिया, तो दैट इज द डिसअपॉइंटमेंट फॉर द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने इसको रीलॉन्च किया था मूवमेंट को 1932 अगले साल ही, तो इन्होंने इसका ना सपोर्ट नहीं किया। मतलब वही सेम सी बात होगी, अगर पहले महात्मा गांधी बंद ना करते तो ये कभी भी उस मूवमेंट के साथ नहीं टूटते। तो जब महात्मा गांधी ने 1931 में बंद कर दी और 1932 में दोबारा लॉन्च की थी, तब इन्होंने ज्यादा सपोर्ट नहीं की। तो आई होप ये रिच कंट्री साइड पीजेंट्स का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा। नाउ मूव टू द पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स क्या इस मूवमेंट को देखते थे, क्या इस मूवमेंट में ज्वाइन हुए, या
उन्होंने इस मूवमेंट को जॉइन नहीं किया, तो उसके पीछे कारण क्या था? तो सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं। जैसे हमने रिच पीजेंट की डिमांड देखी थी, वैसे ही पुअर पीजेंट्स की डिमांड थी, जिसके चक्कर में उन्होंने इस मूवमेंट को जॉइन करना चाहा। तो उनकी डिमांड थी, उनके पास ना रेंट बड़ा लिया जाता था। बेसिकली आपने एक कंसेप्ट याद रखना है, एक तरफ ब्रिटिश थे और बीच में थे रिच पीजेंट्स और लास्ट में थे पुअर पीजेंट, जो रिच पीजेंट्स के नीचे ही काम करते थे, रेंट देते थे उनकी जमीन का। जो जितना भी रेंट इकट्ठा कर लिया था रिच पीजेंट्स ने फॉर एग्जांपल, वो ब्रिटिश को रेंट देते थे और ब्रिटिश को टैक्स देते थे। तो बेसिकली पुअर पीजेंट्स की ये डिमांड थी, ब्रिटिश से नहीं थी, बेसिकली उनकी रिच पीजेंट्स से डिमांड थी। डिमांड क्या थी? वो उनसे ना रेंट कम लिया जाए, मतलब भाड़े पे जितनी भी जमीन लेते थे, ठेके पे समझ लो, तो उसका रेंट कम देना पड़े उनको। आगे उन्होंने एक्शन क्या किया? एक्शन किया, उन्होंने स्टार्ट की नो रेंट कैंपेन। आपको एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते हुए एक नो रेंट करके एक कैंपेन चलाई थी? तो वो थे पुअर पीजन, पुअर किसान। अब बात करते हैं कांग्रेस का स्टैंड। कांग्रेस का स्टैंड मतलब महात्मा गांधी उनके साथ थे या नहीं थे? तो इसका आंसर है नो। महात्मा गांधी या कांग्रेस ने उनकी सपोर्ट नहीं की। उनको ये डर था कि रिच जो किसान थे वो उनके साथ जुड़े हुए थे। अगर ये पुअर पीजेंट्स की बात सुन लेते हैं तो रिच किसान उनसे अपसेट हो जाएंगे और वो उनकी पार्टी का साथ छोड़ देंगे। तो कांग्रेस को ये डर था, राजनीति है भाई, तो इसके चक्कर में उनकी सपोर्ट नहीं की कांग्रेस ने। आपको आ सकता है कांग्रेस ने रिच पीजेंट्स की सपोर्ट की और पुअर पीजेंट्स की सपोर्ट नहीं की, उसके पीछे क्या कारण है? तो ये लिखना है आपने। उसका रिजल्ट क्या निकला? तो उन्होंने बेसिकली और रेडिकल जितनी भी मूवमेंट थी, जितनी भी अग्रेसिव मूवमेंट थी, जो कहते थे हाँ भी हम लड़ झगड़ के हमने देश को आजादी दिलवानी है, उनके साथ जुड़ गए थे। तो जिससे इसकी आउटकम क्या हुई? पुअर पीजेंट्स थे जो था वीक था, इतना ज्यादा इस मूवमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। मतलब अब तक हमने ये देखा है, रिच पीजेंट्स की वजह से पुअर पीजेंट्स को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया इस मूवमेंट में। तो आई होप ये दो प्रोस्पेक्टिव आपको अच्छी तरह समझ आ गया, रिच पीजेंट्स और पुअर पीजेंट्स का। नाउ मूव टू द बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास क्या इस मूवमेंट के साथ जुड़ पाई? अगर नहीं तो उसके पीछे क्या कारण था? तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन क्लास सबसे ज्यादा अमीर होनी शुरू होगी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग क्या हुआ? बिजनेस क्लास का बिजनेस चल पड़ा, ऐसे याद रख लो। तो वो रिच और पावरफुल होनी शुरू होगी। उनकी डिमांड क्या थी? वो उनको प्रोटेक्शन चाहिए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी ब्रिटिश ने। तो वो लोग ये चाहते थे, उनकी डिमांड ये थी कि उनका बिजनेस आसानी से फ्रीडम के साथ ब्रिटिश नहीं करने देते थे और ब्रिटिश सिर्फ अंग्रेजों को ही फायदा दिलवाते थे। वो बोलते थे कि भारत का कोई भी बिजनेसमैन या इंडस्ट्री वाला बंदा अमीर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आपको वर्ल्ड वॉर वन का कंसेप्ट समझ आना चाहिए। हाँ भी वो उनके पास रिच और पावरफुल कब हुए? वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरिंग उनके पास पैसे आने शुरू हो गए और उनकी डिमांड क्या थी? उनको फ्रीडम चाहिए थी अपने बिजनेस के लिए। यहाँ तक समझ आ गया? तो इंडस्ट्री क्लास ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी ड्यूरिंग जब ये महात्मा गांधी अपनी मूवमेंट चला रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन का भाई नाम याद रखना है। सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, जो कब उन्होंने स्टार्ट की? 1920। दूसरी है FICCI की बोला जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट की गई? 1927 मतलब 1927 को। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी बिजनेस क्लास ने अंग्रेजों के खिलाफ धरना देने के लिए या अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए स्टार्ट की थी? तो ये दो याद रखनी है। उसके बाद लीडर्स, इनके लीडर्स कौन कौन से थे? सबसे मेन लीडर्स है, इनको आपने याद रखना है। परसोत्तम दास ठाकुर एंड GD बिरला आर द लीडर्स, आर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द बिजनेस क्लास। तो आपने याद रखना है लीडर्स, परसोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला जी उनका लीडर के रूप में आए थे। उन्होंने सपोर्ट की जितने भी महात्मा गांधी, उनको पता चला महात्मा गांधी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके मूवमेंट चलाई है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट की इस मूवमेंट की। उनके सपोर्ट करने का पीछे कारण क्या था? उनको आजादी चाहिए थी, जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही दिलवा सकती थी उनके हिसाब से। तो उन्होंने बहुत हाई लेवल के ऊपर सपोर्ट की इनकी। उनको फंड भी प्रोवाइड करवाए, जितने भी कांग्रेस पार्टी को फंड चाहिए थे, पैसे दिए चाहिए थे, उनको पैसे प्रोवाइड करवाए गए। बाइकआउट किया महात्मा गांधी के साथ उन्होंने फॉरेन गुड्स का, और इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए ये सारा का सारा स्ट्रगल कर रहे थे ताकि उनकी अर्थव्यवस्था, उनके जितने पैसे या बिजनेस है वो फ्रीडम के साथ चल सके। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि बिजनेस क्लास का इस मूवमेंट में शामिल होने के पीछे क्या कारण था, क्या वो देखते थे? ठीक है। उसके बाद भाई डिक्लाइन, इनकी और कांग्रेस मतलब बिजनेसमैन और कांग्रेस जो रिश्ता था वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। क्यों हो गया? उसके पीछे थी रीजन, सेकंड राउंड टेबल जो मैंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुई थी, तो बेसिकली जो फेल हो गई थी। तो इनको ये डर लगने लग गया, हाँ भाई अब मिलिट्री रूल ना चल जाए। मिलिट्री रूल चल गया तो उनको जितना भी बिजनेस उनका पहले चल रहा था अंग्रेज कहीं वो उनकी सपोर्ट के चक्कर में बंद ना कर दे भाई। तो इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर दिया।
अब आपको यहाँ पर ये समझ आ रही है कि कैसे-कैसे जॉइन किया और कैसे-कैसे उन लोगों के ग्रुप्स ने इनको क्या किया, इस मूवमेंट को पीछे हटना शुरू हो गया। आई होप ये तीनों के तीनों आपको अच्छी तरह समझ आ गई। नाउ मूव टू द लास्ट ग्रुप इसको बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास इस मूवमेंट के साथ जुड़ी, अगर नहीं जुड़ी तो इसके पीछे क्या कारण था? सबसे पहले बात करते हैं उनकी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बड़ी ज़्यादा लिमिटेड थी, बताऊँगा कारण क्यों? और इसका एक ही ग्रुप महात्मा गांधी की विडोस मीडियम मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, वो था नागपुर रीजन। तो आपको आ सकता है ऐसा कौन-सा रीजन था इंडिया में बेसिकली जो इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहता था, जो थोड़ा-थोड़ा जुड़ा हुआ था, तो नागपुर रीजन आपने याद रखना है। आगे आता है जब इनकी पार्टिसिपेशन थी उसके पीछे रीजन क्या था? क्यों लोग इनके साथ जुड़ नहीं पाए थे? वो सेम सी बात है, इसको रिकॉल कर लो। क्या सेम सी बात है? जो वर्कर्स स्टे अवे थे, इसका कारण ये था कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो कौन-सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे? कांग्रेस, जो हमने पीछे पढ़ा है इंडस्ट्रियल क्लास जो होगी। तो बेसिकली एक ग्रुप अगर खुश करता था महात्मा गांधी फॉर एग्जांपल, तो दूसरा ग्रुप उससे नाराज हो जाता था। इसीलिए महात्मा गांधी को स्ट्रॉन्ग ग्रुप को जॉइन करना पड़ा, स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ हाथ मिलाना पड़ा। तो जो बेसिकली जैसे ने रिच पीजेंट देखे थे, उनके नीचे पुअर पीजेंट काम करते थे। अगर रिच पीजेंट्स का उन्होंने बात नहीं मानी, पुअर पीजेंट का साथ किया, तो रिच पीजेंट उनका साथ छोड़ देंगे, जो उनके लिए बुरी बात थी उस पार्टी के लिए। वैसे ही जो बिज़नेस क्लास के लोग थे, अगर वो नाराज़ हो जाते महात्मा गांधी से, तो उन्होंने वो कांग्रेस का साथ छोड़ देना था, क्योंकि वर्कर की डिमांड थी कि उनको ज़्यादा सैलरी मिले। जो सैलरी मिलती किससे थी? इंडस्ट्रियल क्लास से। तो एक खुश होता था, तो दूसरा नाराज़ होता था। तो महात्मा गांधी कांग्रेस ने क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग पार्टी थी उनका ही साथ दिया, बेचारों का, इन लोगों का साथ नहीं दे पाई कांग्रेस उस समय में, ठीक है। आगे उनकी इन्वॉल्वमेंट आ सकती है, जो मेनली नागपुर रीजन उनके साथ अटैच हुआ। उन्होंने क्या-क्या किया महात्मा गांधी के साथ जुड़ के? उन्होंने जॉइन किया बायकॉट फॉरेन गुड्स को और प्रोटेस्ट किया। लो वेजेस थी उनकी, जो वेजेस थी उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने इवेंट्स आगे याद रखने हैं, कौन सी डेट को क्या किया, ये एग्जाम में आते होते हैं। 1930 और 1932 की इवेंट्स याद रखनी। 1930 में क्या हुआ, उन्होंने स्ट्राइक की रेलवे वर्कर्स ने, और छोटा नागपुर के रीजन वाले वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद 1932 में पोर्ट्स वर्कर्स, जो पोर्ट के बंदरगाह में वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने स्ट्राइक्स की। तो महात्मा गांधी का ऐसे साथ दिया। लास्ट में जो कांग्रेस का स्टे था इन वर्कर्स के साथ, वो इग्नोर हुआ। मतलब कांग्रेस ने इनको इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि जो इनकी डिमांड थी हाई वेजेस उनकी हो जाए, तो बेसिकली वो किसके खिलाफ हो जाते थे? इंडस्ट्रियल्स के खिलाफ हो जाते। तो महात्मा गांधी ने एक को खुश किया और एक को नाराज किया, ऐसे समझ लो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको नोट्स में दे दूंगा। लास्ट में आपको आता है वुमेन के बारे में। वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा था? जो वुमेन जो थी उन्होंने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने प्रोटेस्ट किए, साल्ट मार्च के ड्यूरिंग बहुत सारी वुमेन महात्मा गांधी के साथ जुड़ी। पर यहाँ पर उनके जो रोल थे लिमिटेड थे, उनको सिर्फ सिंबॉलिक रोल मिले थे। मतलब यहाँ पर अगर बोला जाए कि मेन रोल में सिर्फ और सिर्फ मेन को ही हिस्सा दिया जाता था, मेन को ही पार्टिसिपेट किया जाता था। उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, पर उनको इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिला। इसीलिए आगे जाके ये मूवमेंट धीरे-धीरे फेल होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते थे, एक ग्रुप को साथ देते थे और दूसरे को इग्नोर किया जाता था, जिसके चक्कर में ये मूवमेंट धीरे-धीरे आगे जाके फेल होनी शुरू होगी। आई होप ये कांसेप्ट 3.2 का आपको अच्छे से समझ आ गया। इसके बाद इस हेडिंग की लास्ट सब हेडिंग डिस्कस करते हैं 3.3, जिसका नाम क्या रहने वाला है? लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट की थी, उसकी लिमिटेशंस क्या-क्या थी? मतलब उसने कौन-कौन से समाज के ग्रुप्स को कवर नहीं किया था, और जिसके चक्कर में वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फेल होती दिखती जा रही थी। तो बेसिकली इस स्लाइड में ना हम ना 2 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाली मूवमेंट उनको कवर नहीं कर पाई, इसलिए इस हेडिंग का क्या नाम है? लिमिटेशन। मतलब उसकी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की क्या-क्या लिमिटेशन है। ग्रुप कौन से, मैं आपको पहले बता देता हूँ। दलित के बारे में पढ़ेंगे। दलित क्या होते हैं, इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आते होते हैं। उस समय दलित किसको बोला जाता था, ये सारा डिस्कस करेंगे। और मुस्लिम को हम कवर करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी इस मूवमेंट के साथ जुड़ नहीं पाई और इस मूवमेंट की लिमिटेशन बन गई। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करते हैं और कंसेप्ट को डीपली समझते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दलित एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। मतलब दलित लोगों का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं रहा या रहा है, वो सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दलित के ब्रैकेट में मैंने लिखा है अनटचेबल्स। अनटचेबल समाज का वो लोगों का ग्रुप था, उस समय की बात अगर करूं, जब ये आज़ादी का दौर चल रहा था, 1947 से पहले का एरा समझ लो।
दलित लोगों को अनटचेबल बोला गया था। अनटचेबल मतलब उनको टच भी नहीं किया जाता था। मतलब समाज में भेदभाव का सीन देख लो कितना ज़्यादा बड़ा है। जो दलित लोग थे बेसिकली इस दलित में एससी लोग थे, एसटी लोग थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिसको बोला जाता है, जिनकी संख्या बड़ी ज़्यादा कम थी। उनको लोग टच भी नहीं करते थे। मतलब अगर पानी पीना है तो दूर से पियो भई, हमारे कुएँ को हाथ भी ना लगाओ। जिससे अगर हाथ लगा दोगे तो हमें भी नरक में जाना पड़ेगा, ऐसी थिंकिंग थी उस समय में। तो बेसिकली इन लोगों के साथ क्या-क्या बुरा हुआ और कौन-सी पर्सनैलिटीज़ ने इनको ऊपर उठाने की समाज में कोशिश की, ये सारा कांसेप्ट आपको क्वेश्चन के रूप में एग्ज़ाम में आता होता है। तो कांग्रेस व्यू, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, कांग्रेस का व्यू कैसा था दलित को लेके। तो बेसिकली दलित को ना कांग्रेस लंबे समय से इग्नोर कर रही थी। इसके पीछे क्या कारण था? वही पीछे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी जो कांग्रेस की। अभी एक को खुश रखना है और दूसरे को उदास रखना है, ऐसे जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में करवाया। तो कांग्रेस ने दलित लोगों को लंबे समय से इग्नोर किया। उनका ये मानना था कि उनसे जो हाई कास्ट हिंदू लोग थे उस समय में वो अपसेट हो जाएँगे और अपसेट होने के चक्कर में उनकी पार्टी को छोड़ देंगे और कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय समाज में सबसे ज़्यादा लोग कौन से थे? हिंदू लोग थे और जिसके चक्कर में जिनकी संख्या कम थी, माइनॉरिटी थी, वो थे दलित लोग, जिसको अनटचेबल जैसे मैंने बोला है बोलते थे। तो वो लोग हिंदुओं को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। हिंदू का बेसिकली उस समय हिंदुओं का ये मानना था, हिंदू में जैसे ब्राह्मण लोग थे जो जो पूजा पाठ वगैरह करवाते थे, लोग उसकी बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो बेसिकली उनकी संख्या ज़्यादा थी और जो दलित लोग थे, एससी, एसटी वगैरह लोग, उनकी संख्या कम थी और उनके साथ बड़ा ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो हिंदू लोगों को अपसेट ना करने के चक्कर में जो कांग्रेस का व्यू था दलित लोगों के लिए, वो इग्नोर रहा है। अब बात करते हैं महात्मा गांधी स्टैंड, आपको आ सकता है महात्मा गांधी ने क्या स्टैंड लिया दलित लोगों की हेल्प करने के लिए। अब महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर कर दिया, या पहले उन्होंने सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अगर देश की आज़ादी करवानी है तो सभी को साथ मिलके अंग्रेजों को लाते मार के बाहर भगाना पड़ेगा। अब सभी मैंने बोला ना, तो उनके दिमाग में था सभी तभी हो पाएँगे जब सभी कास्ट के लोग एक दूसरे के संयोग से ये काम करें। तो उन्होंने एक बात सोची, जो स्वराज था ना, स्वराज मतलब आज़ादी, वो इम्पॉसिबल है विदाउट द एंडिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत की बीमारी को जब तक खत्म नहीं किया जाना चाहिए, तब तक देश को आज़ादी नहीं मिलेगी एज़ पर द गांधी व्यूज़। तो उन्होंने एक प्रयास किया, वो फेमस पर्सनैलिटी थी उस समय महात्मा गांधी। दलित लोगों को हरिजन बोला। हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब होता है चिल्ड्रन। तो इसको मिला के क्या बना? चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। तो आपको ना यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ आ सकता है। महात्मा गांधी ने हरिजन किसको बोला? तो दलित लोगों को, अनटचेबल्स लोगों को हरिजन बोला। वो भी भगवान के बच्चे हैं, उनको भी सभी चीज़ों को लेने का अधिकार है। तो उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में चैप्टर में बताया था, महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो दलित लोगों के लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किए। टेम्पल में एंट्री नहीं उनको मिलती थी, वो उनके ऊपर उन्होंने जोर दिया, हाँ भी बेचारों ये भी भगवान के बच्चे हैं दलित लोग, इनको भी टेम्पल्स में एंट्री मिलनी चाहिए। यूज़ ऑफ पब्लिक वेल मतलब कुआँ वगैरह जो होता था उस समय कॉमन था, जिसको सारे लोग पानी के लिए यूज़ करते थे, उनको एंट्री के लिए, रोड्स पे चलने के लिए, स्कूल्स में उनके बच्चों को कोई दाखिला नहीं देता था। तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह उनकी हेल्प के लिए लॉन्च की। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी ने दलित लोगों को क्या बोला, हरिजन, और उनकी लाइफ को सुधारने के लिए क्या-क्या सत्याग्रह में क्या-क्या किया। और लास्ट में महात्मा गांधी ने पर्सनली क्लीन भी किए खुद उन लोगों के टॉयलेट्स, ताकि लोग समझ सके ये अनटचेबिलिटी खत्म करनी है, हमने देश को आज़ादी दिलवानी है, ना कि हमने इस वाले मामलों में पड़ना है, हाँ भी तू गरीब है, तू अमीर है, तू छोटी जात का है, तू बड़ी जात का है, ठीक है। तो उन्होंने आगे रिक्वेस्ट भी की अपर क्लास लोगों के साथ, हाँ भी आप ये अनटचेबिलिटी वाला कंसेप्ट छोड़ दो। दैट इज द स्टैंड ऑफ महात्मा गांधी फॉर द दलित पीपल। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनता होता है जो आपने बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। अब बात करते हैं दलित लोगों की डिमांड क्या थी। डिमांड क्या थी भाई? समाज में इक्वालिटी मिले, उससे रिलेटेड उनकी डिमांड थी। तो आपको आ सकता है ड्यूरिंग द अनटचेबिलिटी व्हाट इज द डिमांड ऑफ दलित पीपल। तो पहली है पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, एम्पावरमेंट मिलना चाहिए उनको, राजनीति में भी उनको मौका दिया जाना चाहिए और उनकी एम्पावरमेंट मतलब उनको भी पावर मिलनी चाहिए, उनको भी समाज में जीने का पूरा पूरा हक है। अगली डिमांड थी उनकी रिजर्व सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड लेजिस्लेचर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए भाई, उनका ये मानना था। और जितने भी लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया के लिए बनाती है, जैसे पार्लियामेंट, वहां पर भी उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि वो अपने बारे में कुछ सोच सके। और उनकी लास्ट डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टेड फॉर दलित रिप्रेजेंटेटिव। इसको समझो, उनका ये मानना था हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट मिलनी चाहिए। सेपरेट इलेक्टेड का मतलब क्या होता है? मान लो कोई दलित इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो दलित को वोट कौन डालेगा? दलित ही वोट डालेगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदू खड़ा हुआ है तो हिंदू ही उसको वोट डालेगा। अगर एससी का कोई बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है तो उसको लोग एससी
एससी लोग ही वोट डालेंगे, उसको बोला जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। पर आजकल क्या है, जनरल इलेक्टोरेट है, मतलब एक कैंडिडेट चाहे एससी कैटेगरी का खड़ा हो चाहे एसटी का खड़ा हो, वोट का क्या डालते हैं, सभी लोग डालते हैं, जनरल भी डालते हैं, हिंदू भी डालते हैं, मुस्लिम भी डालते हैं, सिख भी डालते हैं। सेपरेट इलेक्टोरल एक नेगेटिव सी फीलिंग सी लेके आता है, हाँ भी एक बंदा एससी है तो एससी ही वोट डालेगा, तो ये गलत बात है। तो आगे देखते हैं इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उनकी मांगे पूरी हुई कि नहीं हुई। आगे बात करते हैं पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट। दलित का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, वो क्या था, लिमिटेड था। महात्मा गांधी उनको इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए, महात्मा गांधी उनको अपनी बातों में लेके नहीं आ सके, इसलिए जो दलित लोग थे इस मूवमेंट के साथ जुड़ नहीं पाए। आपको आ सकता है महात्मा गांधी ने क्या क्या वर्क की उनको लाइफ में ऊपर उठाने के लिए, और उनकी डिमांड्स क्या थी दलित लोगों की, और दलित लोगों की पार्टिसिपेशन थी मूवमेंट को लेके, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वो कम थी, और कम क्यों थी, ये सारा का सारा कंसेप्ट वैसे भी आपको नोट्स में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आई होप ये दलित और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। अगला इस हेडिंग में कंसेप्ट आता है, अगला करेक्टर बी आर अम्बेडकर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझना। बी आर अम्बेडकर जी एंड महात्मा गांधी एंड पूना पैक्ट का क्या कंसेप्ट था। अब मैंने पीछे आपको क्या बताया है, महात्मा गांधी सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे दलित लोगों को, तो दलित लोगों के एक लीडर थे उस समय में, आज भी उनका नाम बड़ा अच्छे वे में लिया जाता है, जो जिसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर जी। तो क्या सीन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, तो उन्होंने एक फॉर्मेशन की थी डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। मतलब डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, जिसको प्रेस करके रखा जाता है, जो डिप्रेशन में है सोसाइटी का, ऐसा सेक्शन जिसको ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता, चाहे वो लोग हो चाहे वो सरकार हो, यानी कि माइनॉरिटी होती है। तो इसके चक्कर में बी आर अम्बेडकर जी जो खुद दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की 1930 में। आपको आ सकता है बी आर अम्बेडकर जी ने कौन सी संस्था की स्थापना की और कब की, ये ध्यान से रखना। तो इनकी डिमांड क्या थी, बी आर अम्बेडकर जो रिप्रेजेंटेटिव बने थे दलित के, तो उनकी डिमांड थी जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए फॉर दलित इन सेकंड राउंड टेबल। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पीछे महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुई थी, उनमें एक पर्सनैलिटी भी थी जिसका नाम था बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने वहां पर अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखी जैसे महात्मा गांधी ने रखी, तो उनकी बातों के ऊपर विचार होना शुरू हो गया, मतलब वो अंग्रेज मानना शुरू हो गए, हाँ भी सेपरेट इलेक्टोरल मिलेंगे दलित लोगों को। तो गांधी जी ने इसका अपोज किया। अपोज किसको किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को उन्होंने अपोज किया दलित लोगों को मिलने वाले में। उनका ये मानना था, उनका क्या विचार था, बिलीव इट वुड सोशल इंटीग्रेशन। इंटर का मतलब होता है रुकावट डालना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है अगर सभी को एक करना है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंगली। तो अगर हम किसी को सेपरेट इलेक्टोरल की उपाधि दे रहे हैं, हाँ भी एससी अपनी वोट लड़ेगा, एसटी अपनी वोट लड़ेगा, उसको वोट डालने वाला भी एससी और एसटी होएगा, तो ये समाज में ना इंटीग्रेशन नहीं होगी, इस समाज को एक नहीं होएगा, जिससे समाज अलग अलग हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को पास नहीं होने दिया, उन्हें एक फास्ट पे बैठ गए, हाँ भी मैं मरने तक कुछ नहीं खाऊंगा अगर ये काम हो गया तो महात्मा गांधी जैसे अनशन जैसे धरने पे बैठे, तो उनको सोल्व करने के लिए लास्ट में एक पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ, सितंबर 1932 में, सितंबर 1932 में, जिसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी को बैठाया गया और समझाया गया, और दोनों बात समझ गए। लास्ट में इनकी लड़ाई खत्म कैसे हुई, इन लोगों का झगड़ा कैसे खत्म हुआ, जो दलित लोग थे बेसिकली, जैसे मैंने बोला है शेड्यूल कास्ट थे, गॉट रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में उनको रिजर्व सीट मिल गई भाई, जो वो चाहते थे। और जो मैंने बोला ना सेपरेट इलेक्टोरल, वो वाली बात नहीं उनकी कंप्लीट हुई। डील उनकी फाइनल कैसे हुई, जनरल इलेक्टोरल में, नॉट की सेपरेट इलेक्टर। मतलब जनरल इलेक्टर मतलब एक बंदा अगर एससी का खड़ा होएगा, कोई बात नहीं खड़ा कर लो, जैसे पहले नहीं खड़े होने देते थे इलेक्शन में खड़ा हो गया एससी, अब उसको वोट कौन डालेगा, एसटी भी डाल सकता है, जनरल भी डाल सकता है, हिंदू भी डाल सकता है, मुस्लिम भी डाल सकता है, तो उसको बोला जाता है जनरल इलेक्टोरेट। जो आज होता है, मतलब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होएगा किसी भी जात का, और उसको कोई भी वोट डाल सकता है, ऐसे नहीं कि उसको उसी की जात के बंदे ही वोट डालेंगे। तो ये पूना पैक्ट का कंसेप्ट है, यहाँ से पूना पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर की थिंकिंग से क्यों खिलाफ थे उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। बस आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। यहाँ तक तो कंसेप्ट होता है दलित लोगों का। दलित लोगों मतलब अनटचेबल्स का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 5 मार्क्स का हो, बाहर से कोई नहीं आएगा, चाहे कोई भी एमसीक्यूज ही ना क्यों ले लो, क्योंकि सारे के सारे चीजें आपको नोट्स में पक्की पकाई खीर मिलेगी। अब लास्ट में कंसेप्ट देख लेते हैं मुस्लिम पीपल्स का, मुस्लिम कम्युनिटी का। हेडिंग मैंने क्या बनाई है, मुस्लिम रिस्पॉन्स टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या अच्छा रिस्पॉन्स दिया
दिया क्या नहीं दिया। बेसिकली कंसेप्ट क्या था, मुसलमानों ने ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो पहले महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी ना, उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने योगदान दिया। जो खिलाफत मूवमेंट मैंने कंसेप्ट बनाया था, तो मिलके क्या बनी थी, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। जब महात्मा गांधी ने उनको उस मूवमेंट को बंद कर दिया तब मुसलमान लोग नाराज हो गए थे। तो इसीलिए उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। यहाँ पर लिखा है ना, लिटिल इंटरेस्ट लिया, मतलब कम इंटरेस्ट लिया महात्मा गांधी की अगली मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को बंद कर दिया था 1921 को, जो आपको स्टोरी अच्छी तरह पता है। अब समाज में ना दो से ग्रुप बन गए थे, जैसे एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का, ठीक है। तो बेसिकली हिंदू लोग ना अलाइन होना शुरू हो गए थे, हिंदू लोगों ने अपना गठबंधन बनाना शुरू कर दिया था। हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स, मतलब जितने भी हिंदू लोग थे ना, हिंदू कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स में अपने आप को ज्वाइन कर लिया। एक याद रखना है, हिंदू महासभा, हिंदुओं की एक सभा थी, महासभा, जहाँ पर सारे हिंदू लोग की थिंकिंग ही हिंदू लोगों की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था, देशभक्ति को लेके। तो ये दो कंसेप्ट समझ आ गए। मुस्लिम लोगों ने लिमिटेड पार्टिसिपेशन किया और हिंदू लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स को ज्वाइन कर दिया, जो हिंदू महासभा, अपने ग्रुप का नाम याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनल टेंशन। अब कम्युनल टेंशन होनी शुरू हो गई थी, इनकी आपस में बीच में क्लैशेस होने शुरू हो गई थी, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे, मतलब दंगे वगैरह। हिंदू अपना को बेस्ट मानते थे, हाँ भी हमारा तरीका आज़ादी का बढ़िया है, मुसलमान अपना, ऐसा कुछ हो रहा था, जिससे हिंदू और मुस्लिम में बहुत सारे क्लैशेस हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई उस समय में। और एक अटेम्प्ट किया गया यूनिटी के लिए 1927 में, एक अटेम्प्ट आपको आ सकता है एग्जाम में। ऐसा कौन सा अटेम्प्ट था, वो कब हुआ था हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए? अटेम्प्ट क्या था, एक बंदे का नाम याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना। वो ये बड़ा ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी है, जिसने पाकिस्तान को क्रिएशन में बड़ी ज्यादा हेल्प की थी, इसको याद रखना है। उन्होंने बोला हाँ भी हम आपका हिंदुओं का साथ देंगे, हमें एक डिमांड है। हमारी डिमांड क्या थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए थे, वही मुसलमान अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो उसको मुसलमान ही वोट डाल सकता है। दूसरी डिमांड थी, जो मुसलमानों को ना रिजर्व सीट चाहिए थी, सेंट्रल असेंबली, जो इलेक्शन वगैरह में उनको रिजर्व सीट्स भी चाहिए थी। जो उस समय सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या थी बंगाल और पंजाब में, उनको रिजर्व सीट, वो सारा बंगाल और पंजाब मुसलमानों के लिए ही चाहिए था। ये उनकी दो डिमांड थी। ये आर्गुमेंट क्या सक्सेसफुल रहा, क्या मुसलमान लोगों की बात मानेगी? तो ये आर्गुमेंट फेल हो गया। इसके पीछे वजह क्या थी, जो उस समय हिंदू महासभा के लीडर थे, उस समय एमआर जयकर, एक पर्सनैलिटी का नाम याद रखना, उस समय लीडर थे किसके, हिंदू महासभा। जो हिंदू ने स्टार्टिंग मैंने पॉइंट बताया था, जो हिंदुओं की महासभा थी, जिसमें हिंदू लोग अटैच हो रहे थे धीरे धीरे। तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, हाँ भी मुसलमानों की बात सुनी जाए या नहीं सुनी जाए। तो जो ये लीडर का मैंने नाम बताया है, कॉन्फ्रेंस कब फेल हुई, ये जब ये मीटिंग वगैरह चल रही थी। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, कॉन्फ्रेंस कब फेल हुई? कॉन्फ्रेंस का नाम था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जो थी 1928 को फेल हो गई थी। जयकार थे, उन्होंने इसका अपोज किया, मतलब उन्होंने बोला हाँ भी ये मुसलमानों की ये ना डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए। उनका ये मानना था, अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली डिमांड मुसलमानों की पूरी कर दी तो सोसाइटी ग्रुप्स में बांट देगी। तो ये उनकी डिमांड थी, ये फेल हो गई। एक आपने कंसेप्ट याद रखना है, फेल कब हुई थी, 1928 में। उस समय में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, हिंदू महासभा के लीडर का नाम याद रखना है, मुसलमानों की क्या डिमांड थी, अटेम्प्ट ऑफ यूनिटी कब हुआ, मुसलमानों ने क्यों इस मूवमेंट का साथ नहीं दिया, ये बात याद रखनी है। लास्ट में ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब ये मूवमेंट अपने चरम पे चल रही थी, तो मुसलमानों ने इस पे पार्टिसिपेशन नहीं किया, लिमिटेड किया। उनको क्या डर था, उनकी माइनॉरिटी है, अगर वो साथ देते हैं, अगर अंग्रेजों से आजाद भी हो जाता है इंडिया, तो बाद में उनको फेयर था, हाँ भी मेजोरिटी किसकी होगी, हिंदुओं की, वो हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया। यहाँ पर बड़ा जरा डाटा कवर हो गया, आपने अच्छी तरह ध्यान रखना है। वैसे भी आपको नोट्स में सारा कुछ मिल जाएगा। आई होप ये 3 वाली हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसके बाद आपका स्टोरी पार्ट खत्म होता है और एक नई मेन हेडिंग लास्ट वाली रहेगी, भाई डरो ना, शुरू होती है 4 वाली, जिसका नाम क्या रहने वाला है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। यहाँ पर आते आते स्टोरी पार्ट भाई होता है खत्म। इसके बाद ना हम थोड़ा सा हट के डिस्कस करेंगे, ये वाली लास्ट हेडिंग रहने वाली है चैप्टर की। इसके बाद जितना मैंने करवाया है, कोई भी डाटा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वाली हेडिंग में ना थोड़ा सा हट के कंसेप्ट क्या है, जैसे हमने चैप्टर 1 में किया था ना, कि लास्ट में देशभक्ति की भावना को सॉन्ग्स के जरिए भी, देशभक्ति की भावना को इमेजिनेशन करके देश को एज ए पिक्चर, जैसे जर्मनी की पिक्चर क्या बन गई थी, जर्मेनिया बन गई थी। तो लोगों को इंस्पायर करना सॉन्ग से, जैसे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं, इसमें देशभक्ति की फीलिंग्स को पैदा किया जा सकता है। इस हेडिंग से ना कुछ क्वेश्चंस बनते होते हैं, जैसे जैसे मैं करवाता रहूंगा वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूंगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, स्टोरी पार्ट नहीं है भाई, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस हेडिंग की शुरुआत होती है, नेशन यूज फिगर इमेज एज सिंबल। इसको समझो,
हमारे जो जितने भी नेशनलिस्ट थे, जो देशभक्ति की भावना पैदा कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी हो गया, बी आर अम्बेडकर होगी, कोई भी फ्रीडम फाइटर हम लगा सकते हैं, जिन्होंने नेशन को एज ए फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया ताकि लोगों की देशभक्ति की भावना पैदा हो। इसमें सबसे पहला नाम क्या आता है? भारत हमारी माता है, जिसको बोला जाता है। तो भारत माता की इमेज थी, वो सबसे पहले किसने प्रिंट की थी? अभिनिंद्रनाथ टैगोर जी ने। अभिनिंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारी भारत माता की पिक्चर को प्रिंट किया था। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। भारत माता की पिक्चर सबसे पहले किसने बनाई थी? इसमें हमारी भारत को एक माता के रूप में रिप्रेजेंट किया था। हाँ भी, हमने इस माता को बचाना है अंग्रेजों से, कुछ ऐसा फीलिंग क्रिएट करने के लिए। ठीक है, पहला कंसेप्ट आ गया। उसके बाद अगली पर्सनैलिटी आती है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। इन्होंने क्या लिखा है? वंदे मातरम, जो 1870s के दौर पे लिखा था। और बेसिकली ये हमारा आज के टाइम में नेशनल सॉन्ग है। और ये उन्होंने अपने नॉवल आनंद मठ में शामिल किया था। मतलब एक आनंद मठ नॉवल है जिसमें एक गीत लिखा गया था। क्या नाम था उसका? वंदे मातरम। तो बेसिकली ये आपको यहाँ से आनंद मठ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, नॉवल के ऊपर। और लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और बेसिकली लिखा क्या था? वंदे मातरम गीत कब लिखा था? 1870s में। जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। अगली पर्सनैलिटी आती है टेसा शास्त्री। तो बेसिकली इन्होंने ना कंपाइल किया था। इन्होंने हमारी लोकगीत थी साउथ इंडिया की, उनको कंपाइल करके 4 वॉल्यूम कलेक्शन बनाई थी। अपनी बुक ऐसे समझ लो, बुक कंपाइल की थी 4 जगह से, अलग अलग साउथ इंडिया से कलेक्ट करके हमारे योद्धाओं की वीर गाथाएं, इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो टाइटल क्या दिया गया इनको? द फोकलोर ऑफ साउथ इंडिया। फोकलोर का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो वीर गाथाएं होती हैं, हमारी सभ्यता होती है, हमारा इतिहास क्या रहा है। तो साउथ इंडिया का आपने नटेशा शास्त्री का नाम याद रखना है, बंकिम चंद्र जी का नाम याद रखना है, और अभिनिंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद रखना है। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको सभी पर्सनैलिटीज का अच्छी तरह समझ आ गया। और ये मैंने इसलिए इस हेडिंग को हट के बोला था, यहाँ पर देशभक्ति की भावना ये इन सभी तरीकों से लोगों को इंस्पायर करने के लिए की जाती थी। जैसे सॉन्ग बताए जाते थे, हमारे वीरों की कहानियां बताई जाती थी। हाँ भी, हमारे वीरों ने ये कुछ किया है, आप भी इससे कुछ इंस्पायरेशन लो, आप भी देश के लिए कुछ करो, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपने नोट रखनी है। यहाँ पर लिखे ना 4 वॉल्यूम कलेक्शन की प्रिजर्व करके रखा जाता था। जितना भी कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जाता था, फोक सॉन्ग को प्रिजर्व किया जाता जाता था। इसका मेन मकसद क्या होता था? हमारी स्ट्रेंथ देना, नेशन प्राइड को। मतलब हमारे लिए, नेशन के लिए गर्व की बात है, हमारे वीरों ने इतनी कुर्बानियां दी। अब हम उस कुर्बानियों को याद रखेंगे, उनकी जितनी भी कुर्बानियां थी उनको हम नोट करके रखेंगे, कल्चर को प्रिजर्व करके रखेंगे। ताकि इसका एम क्या रहने वाला था? इंस्पायरेशन ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति को इंस्पायर करने के लिए ये सारा काम किया गया हमारी फेमस पर्सनैलिटीज के द्वारा। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं फ्लैग्स की हिस्ट्री। फ्लैग में आपने ना 2 फ्लैग आपने याद रखने हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते होते हैं। तो बेसिकली आज के टाइम में जो ये वाला फ्लैग देख रहे हो ना, इसकी बहुत सारी हिस्ट्री रही है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार में बन गया था, ये वाला फ्लैग ही बना था। ठीक है, इससे पीछे भी हमारे बहुत सारे फ्लैग्स बने थे जिसका यूज क्या होता था? धरना प्रदर्शन के लिए होता था। और भी जो आगे बताऊंगा। तो बेसिकली आपने 2 फ्लैग कौन से याद रखनी है? एक स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल में, तब एक फ्लैग यूज किया गया था। ये वाला आप देख सकते हो। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट भी करता हूँ फ्लैग को। फ्लैग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फिर स्वदेशी मूवमेंट कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। उस फ्लैग की क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, उस फ्लैग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हो, रेड, ग्रीन और येलो इसमें कलर यूज हुआ था। और यहाँ पर 8 लोटस थे। 8 लोटस किसको रिप्रेजेंट करते थे? 8 प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। जैसे आज के समय में इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूटीज है ना, उस समय में जो इंडिया को 8 प्रोविंसेस थी, 8 पार्ट्स थे, ऐसे समझ लो, जो इंडिया की 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर एक क्रिसेंट मून था। क्रिसेंट मून का मतलब क्या होता है? हाफ मून, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटी की बात भी की थी हिंदू और मुस्लिम लोगों की। हिंदू लोगों की और मुस्लिम लोगों की यूनिटी की बात की है। यूनिटी की बात इसलिए की गई है क्योंकि अगर यूनिटी होएगी, सभी मिलके काम करेंगे, तभी देश की आजादी को लेके आया जा सकता है। ऐसे नहीं कि हिंदू अपना लगे रहे, मुसलमान अपना लगे रहे, सिख अपना लगे रहे, ठीक है, क्रिश्चियन अपना लगे रहे, तो ऐसे देश आजादी नहीं मिलेगा। जब सभी एक होके लड़ेंगे तभी आजादी मिलेगी। आई होप ये फर्स्ट फ्लैग का आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट स्वराज फ्लैग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, स्वराज फ्लैग किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। डेट याद रखनी है 1921। 1921 की डेट
को ये बनाया गया था और बेसिकली इसमें 3 कलर थे, 3 कलर मिक्स नहीं करने दोनों फ्लैग्स के और इसमें ये वाले 3 कलर थे, 3 कलर्स के नाम याद रखने हैं भाई, कोई भी गलती नहीं करनी और इसमें एक स्पिनिंग व्हील था मतलब घूमने वाला व्हील था, जो किसको रिप्रेजेंट करता था सेल्फ हेल्प मतलब हमने अपनी खुद की हेल्प करनी है तभी हम देश की हेल्प कर सकते हैं। खुद की हेल्प कैसे करेंगे? सभी एक जगह के मिलके अलग-अलग थिंकिंग्स को फॉलो ना करके एक होके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये आ सकता है तीनों कलर के नाम बताओ, ठीक है? और स्पिनिंग व्हील का कंसेप्ट क्या था ये आपको आ सकता है और लास्ट में इन सभी फ्लैग्स का यूज किस में होता था? मार्चेस में होता था, अगर मार्चेस वगैरह निकालनी है, धरना प्रदर्शन करना है और रिबेल्स में भी होता था, विद्रोह अगर अंग्रेजों के खिलाफ करना है तो जगह-जगह पर ये जातीय फ्लैग्स लहराए जाते थे ताकि देश के प्रति लोगों का नेशनलिज्म की भावना पैदा हो। आई होप ये डिफरेंस का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं नोट्स में दे दूंगा और ये चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई। अब भाई मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।